नमस्कार दोस्तों, आज भटके हुए युवा का 40वां एपिसोड है और सामान्यतः हम लोग भटके हुए युवा को हल्का सा लाइट रखते हैं, परंतु जिस तरह की घटनाएं पिछले 2 सप्ताह में बीती हैं, चाहे मुर्शिदाबाद हो और उसके बाद जो पलायन हुआ, लोग मरे हैं और फिर अभी जो पहलगांव में हुआ है, उसको देखते हुए थोड़ा आज हम लोग उससे जुड़े कई विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं, चाहे वो नैरेटिव की बात हो, इंटेलिजेंस का फेलियर है, या लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि यार इस मोदी से कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या वो पाइल अप हुआ है मुर्शिदाबाद में, कुछ नहीं, मतलब हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे और वो होने दिया जा रहा है वस्तुतः, और हम सब ने इस पे अपने अपने विचार ऑलरेडी रखे हैं। मणिपुर में भी, उसमें भी कोई डिसाइसिव एक्शन आप एज सच कहो तो वो नहीं लिया गया। अभी भी 20 महीने के बाद भी जो लोग शरणार्थी बन के अपने ही राज्य में रह रहे हैं, उसके लिए कुछ विशेष जो है सरकार ने नहीं किया है, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और ठीक है, हम यह भी मानने को तैयार हैं कि इसमें समय लगता है, सरकारों को समय देना चाहिए, इसमें 36 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, फॉरेन फंडिंग है, फलाना ढिमका, वो सब है, लेकिन 20 महीने एक लंबा समय होता है। और एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अलग होता है कि हम जानते हैं, ये लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि 90-95% जनता इस बात को नहीं समझती हो कि काम होता कैसे। उनको लगता है उन्होंने मारा है, 27 को मारा है पहलगांव में, हमें भाई तुरंत हमारा जहाज स्टैंड बाय पे होना चाहिए, वो उड़ के जाए, 2-4 बम मिसाइल कम से कम फॉरेस्ट मार दें। तो ये जो लोग इन बातों को समझते हैं, उनको लगता है कि इसमें प्लानिंग में समय लगता है। इन्हीं सारी बातों पे चर्चा आज करेंगे और स्वागत है आप तीनों का, अंकुर भाई, अनुज भाई और गर्वित भाई। सबसे पहले मैं तो पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की जब आपने ये सुना तो क्या रही? भाई सबसे पहले तो देखो, एक हत्या के बारे में पता लगा था। वो लड़की बराबर में बैठी हुई थी और वहाँ से ही पता लगा कि भाई नाम और धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। उसी टाइम पे मतलब मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था कि रमज़ान गुजर चुके हैं और आयत संख्या 9-5 पे काम हो रहा है। उस टाइम भी हो रहा था, हमने भी देखा रमज़ान के दौरान भी इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई थी। दूसरा ये चीज़ एकदम से दिमाग में वो चीज़ है कि जब तक राष्ट्रपति शासन रहा था तब तक अलग चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला पॉइंट है ऐसा कि जैसा होता है ना कि दबा हुआ तूफान और उसमें से हल्की सी हवा लीक हुई है। तो मुझे संशय तो था कि ये एक पे तो नहीं रुकने वाला है, ये कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये तैयारी बहुत बड़ी है। आप कैसे मतलब इमेजिन करो कि सैलानी तो वहाँ लंबे टाइम से घूम रहे थे, अब तो बहुत लोगों को विश्वास हो गया था कि भाई जा रहे हैं, बर्फबारी हुई, हमने देखा बहुत सारे लोग बर्फ में नाच रहे थे। अगर वहां कोई एक व्यक्ति निकला और उसने एकदम से ये रिएक्ट कर दिया, गोली मार दी, दैट मीन्स के पीछे से एक बहुत बड़ी शक्ति है और कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जमा हो रखे। मेरी तो दिमाग में पहली प्रतिक्रिया यही आई थी कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी तैयारी है, कोई अंदर से एकदम उबला उबलाया आया, कुछ ना कुछ तो पीछे की उसकी बैक स्टोरी रही होगी और उसने ये मारा है। तो मुझे उस टाइम चिंता हो रही थी कि काफ़ी लोग गए हुए हैं, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इधर गर्मी है तो उधर जाकर के लोग सैलानी बहुत लोग पहुंचे हुए थे। तो मुझे यही चिंता हो रही थी कि कुछ बड़ा होगा। अब एकदम मतलब वो हम चीज़ों को वो रोटेशन पे देख ही रहे थे सोशल मीडिया पे और एकदम से पता लगा, एकदम से मैं कहीं जा रहा था, गाड़ी बैठे थे, बोले 27 मार दी। मैंने कहा नहीं, एक ही तो था। जब मैंने देखा 27, तो वहां लगा कि भाई अभी भी सरकारों के अंदर वो शत्रुबोध का भाव तो है। लोग क्या करते हैं ना, देखो आपको ये बता दिया गया कि आप वहां जाकर प्लॉट भी खरीद सकते हो, पूरा सोशल मीडिया में यही चलता था। अरे देखो ना, 370-35 से हटा दिया, प्लॉट ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोग तो कहते हैं वहां तो बहू भी ले आएंगे। लेकिन जब लोग उस कॉन्फिडेंस पे वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वो भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं देखो फेल्योर तो है, इंटेलिजेंस का फेल्योर कह लो, चाहे स्थानीय राज्य सरकार का कह लो, लेकिन फेल्योर बहुत तकड़ा है इसमें। मैं तो उस दिन वही ये शिफ्टिंग ही चल रही थी जी और जी जी। पूरे दिन देखा नहीं। हाँ जी। पुलकित ने मुझे बताया, लगभग कितना 6-7 बजे बताया कि सर उधर तो कांड हो गया है, हाँ हाँ, मतलब शाम इतना, तक आते और आते बड़ा तगड़ा हुआ। तब पता चला। और उस दिन तो संभावना ही नहीं थी कि क्या आदमी लिखे, रिएक्ट हाँ करे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो हमने कितनी बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके यही सारी बातें लिखी हैं हाँ कि यार क्या हो रहा है, मतलब धर्म,
इस बार तो भाई एक्चुअल में वो एक्शन कैमरा माथे पे चिपका के और बिल्कुल। कैमरा लेके आए थे, उस तरह से कर रहे थे। इस हाँ। बार तो उनका पर्पस था, और वो पर्पस के पैरेलल्स आप हमास वाले अटैक में देख सकते हो। जी। उनका भी बॉडी कैम था, बिल्कुल। इनका भी था। हाँ जी। उन्होंने भी ज्यूज को, खैर इजराइल में तो ज्यूज ही रहते हैं तो हाँ उसमें जी। नाम पता पूछने की आवश्यकता नहीं थी। पड़ती। म्यूजिक फेस्टिवल था, हाँ। वहाँ टारगेट किया। यहाँ पे भी लोग जो है मतलब पिकनिक मनाने और पिकनिक इस तरह हाँ। से ये सब से गए थे। इसमें एक और चीज कल जो मूर्खतापूर्ण पता चली, जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहाँ सरकार ने बताया कि यार ये संजय सिंह ने बयान दिया है संभवतः बाहर आके, अब गवर्नमेंट ने उसको बताया कहाँ से वो मैं नहीं जानता, कि हमें सरकार ने बताया कि 20 तारीख को ही ये लोकल्स ने अपने मन से ये ओपन कर दिया था। अच्छा। मतलब पहलगांव का जो वो जिसको मिनी स्विट्जरलैंड टाइप का बोला जाता है, वो इनएक्सेसिबल था, उसमें परमिशन नहीं थी कि आप यात्राएं ऊपर तक ले जा सकते हो, मतलब टूरिस्ट को जी। तो बोल रहे हैं कि यार 2 दिन पहले से उन्होंने और बताया नहीं, सिक्योर बताया नहीं। अबे तुमको 2 दिन पता नहीं चला, इट इज अ ह्यूज फेलियर, राइट। स्टेट पुलिस का भी और आर्मी का भी। 2 दिन इस तरह के जगह पे, ये बिहार नहीं है कि चुपके से हमने वाटर पार्क अपना खोल लिया यार, वो कश्मीर है, वहां इस तरह घटनाएं होती हैं। और ये हो कि आज ही खोला तब हम कह सकते हैं कि वो मिला हुआ होगा उन लोगों से। आज खोला और आज ही तक 2 दिन से वो चल रहा था जी। फिर 1-2 फोटो हमने देखी, जो घोड़े वाले को बचाने की बात हो रही है ना, एक आज आया है वो जम्मू ट्रिप ग्रुप करके एक बंदे ने बनाया हुआ है, और जब स्केच रिलीज होते हैं आतंकवादियों के तो बोलता है कि साले ये तो हमारा घोड़ा वाला था। तो इस तरह का, तो इस पे आपका क्या मतलब, गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी का, खैर इंटेलिजेंस का फेलियर जैसे दूसरे अर्थों में होता है कि आरडीएक्स का मूवमेंट, हथियारों का मूवमेंट, इसमें तो यार इसमें लगता है कि 1000 बार तो बचाया भी है, नहीं हुआ इसका मतलब काम हो रहा है, एक बार उनको सफल होना होता है, चाहे कितना भी ऑफ्ट रिपीटेड कोट हो, लेकिन ये सच्चाई है कि दिस डजंट वर्क कि फोन पे बात कर रहा बीच में हमने तार जोड़ के सुन लिया कि भाई वहां बम मारना है। तो मेरा इसमें यही टेक है कि जैसे ये जो आपने ये संजय सिंह वाली बात बताई है कल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस का फेलियर कहा जा सकता है, क्योंकि जो सूचना है और क्या है ना, कश्मीर के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस है या फिर जो हमारी सुरक्षा संस्थाएं हैं, उनके लोग भी फैले हुए हैं। अदरवाइज पिछले 5 साल से घटनाएं नहीं हुई हैं, और हम देखते हैं पत्थरबाजी जैसी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट निल हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो कश्मीर में बदलाव आया, कश्मीर में विकास भी हुआ है, कश्मीर में चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है। वो जितना टैक्स दे रहे हैं उससे पता नहीं 10 गुना ज़्यादा उनको पैसा मिलता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर चल रही हैं, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी हिसाब से। अभी क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेलियर तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो आपने कहा था कि इस पे आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आई थी कि भाई ये जो टारगेट किया गया है ना, हिंदू ही वहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, उनके पास तो नहीं है भाई 50-60 का इतना पैसा कि वहाँ पर जाकर टूरिज़्म फैलाए हो। तो हिंदू वहाँ पर टूरिज़्म फैला रहा है, और जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के, जो जैसे कि अच्छा वहाँ पर भी 2 प्रकार की पॉपुलेशन इस समय मैं मानता हूँ। एक वो लोग हैं जो इस विकास से उनको आर्थिक लाभ हो रहा है, जैसे लाल चौक पे किसी की दुकान है, मैंने सुना है कि एक मैगी बनाने वाली की शॉप जो है ना वो भी अच्छा खासा कमा रही है आज के डेट में, होटल भरे हुए हैं, सारी चीजें सब बढ़िया चल रहा था। तो वो इस आर्थिक लाभ को पा रहे हैं और वो इस चीज से खुश हैं। दूसरी पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने गांव, कश्मीर के अंदर जो गांव हैं उनमें रहती है, उन गांवों में भी फायदा पहुंचा है, लेकिन सरकारी फायदे हैं, जैसे सरकारी स्कीम के, उन्हें सीधा सीधा आर्थिक फायदा नहीं हुआ। तो वो आज भी उसी टोन में है जो 2019 से पहले की टोन थी ना, तो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन कम से कम 60 से 70% आज भी उसी टोन में है। उस पॉपुलेशन के साथ जो ये आतंकवादी जिनकी हम बात करते हैं, 2 तो अपने यहीं कश्मीर से ही थे, 2 बाहर से थे जो बताया जा रहा है, और छुपाने वाले तो राइट। तो छुपाने वाले ये 60 से 70% जो है ना, इन्हीं में से ही कोई है। ठीक है, और इन लोगों का टारगेट सीधा सीधा ये था कि भाई कश्मीर के अंदर कश्मीरियत, इस्लाम और ये वो जो है ना, कि ये हिंदू आ रहे हैं, हिंदू बेसिकली
इस तरीके का एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि सरकार जो है या फिर लोग जो हैं वो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। आज पता नहीं किसी का बयान भी वायरल हो रहा था ना, और रोहुल्ला करके है ना एक एमपी जो बोलता है कि ये कल्चरल इन्वेजन है। राइट, कल्चरल इन्वेजन, राइट। वो साला तुम यार मुसलमान को ये बात तो दुनिया में के किसी हिस्से में बोलने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, जहां से मोहम्मद ने चालू किया वहां तुम बोल सकते हो, वहां कोई और अगर पहुंच गया। उसके अलावा यार चाहे मोहम्मद हो या मोहम्मद से पहले के लोग हो भाई, चाहे ईसाइयत हो, यहूदियत हो या इस्लामियत हो, इन्वेजन तुम्हारी किताब में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है भाई ये करना है भाई, और ये आदेश है ऊपर वाले। एंड मक्का वाज कल्चरली इन्वेडेड। हमने इन्वेजन नहीं किया क्या? मक्का भाई, मक्का जो था उसमें 10,000 की भीड़ लेके अचानक से पहुंचकर आपने कल्चरल इन्वेजन नहीं किया। इंडिया में नहीं किया क्या? पूरे एशिया में नहीं किया हुआ है। तुमने इन्वेजन किया और तुम एक स्टेट की बात कर रहे हो। अभी आप किसी यहाँ पर जाके राजस्थान से शुरू हो जाइए, कहाँ तक पुरानी जो पौराणिक मंदिर हैं उसमें सारी मूर्तियों के मुंह तोड़ के, नाक तोड़ के, हाथ तोड़ के, क्या था ये? मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपने मूर्ति के बारे में बोला, मैं कुतुब मीनार गया था परसों। वहां जितने भी देवदूत हैं वो सारे जनेऊ वाले हैं। उनके सबके मुंह तोड़े हुए हैं, उन पर सारों पे जनेऊ है। गाय बछड़ा तो सबको तोड़ दिया, गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, मंदिर को तोड़ करके खंडित करके भाई जहां पे लिखा हुआ है कुव्वत उल इस्लाम। हाँ। मतलब इससे ज्यादा लिटरल क्या हो सकता है? और बिल्कुल कि ये इस्लाम की कुव्वत है और ये मस्जिद है, हम ये कर सकते हैं। 27 मंदिरों को तोड़ने की कुव्वत तो मेरा इसमें स्पेसिफिकली पॉइंट यही है कि दिमाग में जो इनके था वो यही था कि भाई यहाँ पे चीजें ठीक हो रही हैं। लोग भी जो 30% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ऑफकोर्स वो उनके दिमाग में इस्लाम और वो सारी चीजें होंगी, बट इस चीज से वो खुश हो सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर विकास हो रहा है, हमारे यहाँ पर 4 पैसे आ रहे हैं। उनके बिजनेस पता नहीं कितने कितने सालों से नहीं चल रहे थे, आज की डेट में वो चल रहे हैं। जिसके पास 4 पैसे आने लगते हैं ना, उसकी जो बाकी चीज होती है ना फिर बैकडोर पे जाने लग जाती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो मैसेजिंग थी कि भाई यहाँ पर ये सारी चीजें मत करो, कोई टूरिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारा कल्चरल इन्वेजन जिसको ये सोच रहे हैं वो कुछ नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। ये मैसेजिंग थी, स्पेसिफिकली बोल बोल करके हिंदुओं को मारना है। और फिर आगे बोला गया जाओ बताओ अपने मोदी को। मेन तो वही था। राइट, तो मैसेजिंग साफ थी। और इसमें जो 2019 की आपने बात की ना, एक लॉबी ये भी तो चल रही थी कि यार चुनाव करवाओ। हाँ, मैं इसी पे ही बोलना चाह रहा था। चंद्रचूड़ ने मतलब वही कि हम एक इन्वेजन जुडिशियल भी है, बिल्कुल है, जो लेजिस्लेचर में लगातार अतिक्रमण उसके स्पेस का हो रहा है। और अभी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुआ, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस पे किसी ने लिखा कि यार सुप्रीम कोर्ट रोक तो नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये है कि वो कह सकते हैं कि एक नई नदी भी खुदवा के दो। उनका जो चल रहा है वो तो चलने दो, वो तो उनका अधिकार। तुमने वायलेट किया है ट्रीटी को, अब दंड स्वरूप तुमको एक और एक्स्ट्रा नदी जो है उधर से कुछ ब्रह्मपुत्र को खींच के ले जाओ या कुछ तो गंगा को ले जाओ, जमुना को ले जाओ, जो मर्जी हो। गर्वित भाई, मेरा आपसे जो प्रश्न है कि क्या तैयार था कश्मीर उस हिसाब से, या फिर चुनावों के लिए तैयार था? कई तैयारियां हैं ना यहाँ पे। वही मैं 2 तरह से इसको देखना चाह रहा था कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना पॉलिटिकल इमेज मेकिंग है कि डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग, हमने पंचायत चुनाव में लाखों लोग सामने आए, एक तो ये मैसेजिंग होता है। और दूसरा फिर जुडिशरी का कि जो भी पावर ब्रोकर्स थे, चाहे अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या ये लोग, जो चाहते थे कि भाई हम सत्ता में आए। और तीसरा है वो जो वैसे लोगों का समूह है जो कोविड में चाहता था कि लोग सड़कों पे आए और मरे। तो जो इंडिया अलायंस की पार्टियां की डेमोक्रेसी वहां पे स्थापित होनी चाहिए, कहीं उनको तो अंदाजा नहीं था कि यार अल्टीमेटली ये होगा, ये तो होना ही जो ही सत्ता में आएंगे और खून खराबा होगा। बिल्कुल। तो वो जो है कश्मीर कॉज जो है उसको जीवित रखना है। इन सब को लेके देखो, सबसे पहली बात जुडिशियल, अभी बात आपने करी तो जुडिशरी ने कहा कि आपको अभी यहाँ पर चुनाव करवाने पड़ेंगे, जबकि इंटेलिजेंस बार बार कहता रहा कि नहीं अभी चुनाव मत कराओ, रेडी नहीं है, अभी कश्मीर रेडी नहीं है, अभी चुनाव मत कराओ, प्रेसिडेंट रूल अभी लगा रहने दो, लेट थिंग्स गो फाइन देयर, उसके बाद आप जो कराना है करा लेना। इंटेलिजेंस बार बार कह रही है, जज कह रहा है अबे तुम कहाँ इंटेलिजेंस की बात करो, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है इस दुनिया में? हम माई लॉर्ड हैं भाई साहब। सही बात। माई लॉर्ड ने कह दिया कि कराओ चुनाव, तो कराओ चुनाव, करवा लिए चुनाव। अब
अब ये जो बात है, और ये बात मेरे ख्याल से इसी तरीके से रखनी भी चाहिए कि अब इन्हीं माय लॉर्ड्स को उसी पहलगांव में लेके जाओ और दिखाओ कि क्या क्या हुआ है, और उसके बाद वही माय लॉर्ड ढंग से सो जाएं, तो नहीं वो सो तो जाएंगे यार। गर्वित इतनी आत्मा जो साला कॉलेजियम सिस्टम से बाप बाबा भतीजा के चक्कर में आया है, इन लोग को 1% ये आत्मा ये साले वो गिरवी रख के आते हैं। तो नहीं माई, सोने होने की बातें, हम लोग को नींद नहीं आती है, हम लोग सोचने लगते हैं कि साला यार कितनी बार होगा, कब तक होगा। लोग आपके जानकार होंगे, बोलेंगे यार गर्वित एक बंदूक तो रखो यार घर में। हाँ बिल्कुल, हम सबको बोलते हैं कि बिल्कुल आपको बोलते हैं, बंदूक तो बिल्कुल आपको बोलते हैं। रखना चाहिए, कैसे भी जुगाड़ लगा के लाइसेंस ले लो। हमें नींद नहीं आती, हमें हमारे एक तो अपनी सुरक्षा, दूसरी ये कि हम इस तरह के ट्रेड में है कि भाई हमें दूसरों के भी बारे में सोचना पड़ता है कि भाई चल क्या रहा है यार, और ये क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम 2 जनरेशंस ऐसी निकलनी चाहिए थी जो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही चलता रहता। हाँ। कम से कम 2 जनरेशन, तो 20 साल आपका इनको करना भी था, ट्राइफरकेट करते आप, बाइफरकेट क्यों राइट किया? राइट। कश्मीर को दे दो यार, जम्मू तो अलग होता था, कश्मीर को खत्म करो, जम्मू को बनाओ भाई। जम्मू को ये सेपरेट कर देते। हाँ। अब ये है कि जम्मू का हिंदू भी उसको भुगतने के लिए वो रियासी मजबूर में है। जो हमला हुआ उसका लगातार 5-6 अटैक्स हुए जो जम्मू की तरफ हुए। बिल्कुल। हाँ जी। जो कश्मीर में नहीं, वो नीचे जा रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, इनके वकील हो, बड़े बड़े जज हों, इनके परिवार से यदि कोई निपट जाए ना ऐसी जगह पर जाकर के, तो शायद इनको थोड़ी सी शर्म भी आती। सुप्रीम कोर्ट के सारे लोगों को बोले कश्मीर में रहो यार, बहुत बढ़िया जगह। हाँ तो भेजो इनको, वहीं पे रहे परिवार के साथ। बोले तुम्हारे लिए अलग यूनिवर्सिटी भी अलग बना वहीं देंगे। के वहीं बनवा देंगे। प्रॉब्लम ही ये है ना कि आप अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहे हो, सब कुछ हमें ही पता है भाई साहब। अरे भाई साहब, विधाता लोकतंत्र हैं खतरे में हम। बताया था इन्होंने तो। हाँ। बोला कि वहां इतने लंबे टाइम से चुनाव नहीं हुए, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तब? वहां के लोगों की बात, अब वहां के लोगों का आपने देखा वो वीडियो, वो महिला कह रही है एक बैठी हुई कि बोला हम ना दिल तो हाँ। पाकिस्तान के साथ में है, हम तो पाकिस्तान के साथ और अभी मुर्शिदाबाद में जो नारे लगे हैं वो पाकिस्तान के लिए ही नारे लगे हैं सारे। मुर्शिदाबाद में आते हैं कम से हम। कम 2 जनरेशन देनी चाहिए थी कि 2 जनरेशन तक कोई चुनाव नहीं भाई, आप ऐसे ही चलो 2 जनरेशन तक कम से कम। या तो सुप्रीम कोर्ट साफ कह देते ना अभी कि भाई देखो। 370 हटाना नहीं चाहिए था। तो ये भी याद रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वहां से हिंदुओं को जेनोसाइड किया गया और वहां से उनको भगाया गया, तो हम उस केस को रीओपन कर ही नहीं सकते, हम उसको दोबारा खोल ही नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो एविडेंस भी नहीं है, वो अभी लोग भी क्यों नहीं खोल है। रहे हो। और फिर 4 दिन के बाद उन्होंने 84 का मुद्दा उठा दिया, 84 का केस खोल उसके दिया। पहला था वो, मैं वही कह रहा हूँ, 6 साल पहला, 7 साल 84 का केस तो आपने खोल दिया, हाँ। आपने 90 का केस खोलने से मना कर दिया। क्या चाहते क्या हो भाई साहब आप जब हिंदू जाता है वक्फ बोर्ड के लिए कि भैया वक्फ बोर्ड ऐसे ऐसे अतिक्रमण कर रहा है, आप कहते हो हमारे पास क्यों आ गए, हाई कोर्ट में जाओ। फिर जब वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान जाता है तो कहते हो हाँ अभी लाओ। तो मतलब आप दिखाना क्या, पब्लिक देख नहीं रही है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पब्लिक देख नहीं रही है कि आप जुडिशरी का खुद माहौल खराब कर रहे हो, खुद मजाक उड़वा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि नहीं माय लॉर्ड के खिलाफ कैसे बोल सकते हो तुम कह रहे हो कि बोलो। पब्लिक को तो बोलना पड़ेगा ना, हम जैसे लोगों को तो बोलना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। नहीं, अगर मान लो कि उनके जज के पास में नोट मिल जाए, अगर उनका जज कह दे कि नाड़ा तोड़ना कोई रेप नहीं है, स्तन छूना कोई रेप नहीं है, तो उनकी बात सुनते रहो। उनका सब, उनकी छुट्टियां बदस्तूर जारी रहेंगी। अभी देख लेना आप, गर्मी आने वाली है, लंबी छुट्टियां जाएंगी, बिल्कुल ये भी सब चलता रहेगा, उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। चंद्रचूड़ तो रूठ गया था, रूठ गया था कि नहीं हम वेकेशन बेंच नहीं बना। वाह वाह वाह, ऐसे करके रूठ गया, घूंघट एकदम काट के नहीं बनाऊंगा। जेठ आ गया। और भाई 18-20 दिन कोई सुनवाई, खाली इमरजेंसी में जो एक आध बेंच होता है उसी का, नॉर्मल वेकेशन बेंच जो है कि हम नहीं सुनवाई करेंगे। हाँ, इन सालों भेजो इनको, मैं कहता हूँ ना, वही इन सालों की सैलरी रोको, इनका सिक्योरिटी हटा दो, और इनको जब ये धरना प्रदर्शन इनके बीच से इनकी गाड़ियां जाने तब इनको समझ में यार साला कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है, इनकी नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी। नहीं है भाई, नहीं है भाई। मेरे को एक बात ये बताओ कि ये जो अभी आपने एक पॉइंट उठाया था, ये जो वर्मा वाला, जज वर्मा वाला जो इशू था, तो वर्मा वाले इशू में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनल बैठक बुलाई, 3 जज अपॉइंट किए कि इसकी जांच करो। अबे तुम जांच एजेंसी हो क्या? तुम जांच एजेंसी को तुम्हारा काम है निर्णय सुनाना, जो प्रूफ्स आपके सामने रखे उसके आधार पे तुमने इंटरनल जांच
कमेटी बिठा दी। ये और क्या किया मतलब उसने? वो भी नहीं, जज क्या की। किया उसने? वो भी जज की। वो भी जज की। और और उन्होंने क्या क्या किया? किया कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर यहाँ से यहाँ करना, ट्रांसफर ठीक है। कर दो, बस हो गया काम। ये कैसी सजा है भाई और साहब? उसके बाद देखो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले उछल रहे थे कि नहीं आने नहीं देंगे, हम लोग हाँ, कूड़ेदान नहीं है। हाँ। गया उसके बाद नहीं, हम लोग कूड़ेदान है। हाँ हम हैं, सुनवाई करो, यही डंप करो इसको। वो थोड़ा सा चल रहा था, अब हम लोग मैनेज हो चुके हैं, तो शर्म कर लो इलाहाबाद हाईकोर्ट क्योंकि भाई बार नहीं एसोसिएशन नहीं वालों। उनके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबे पड़े हैं, पूंछ कहीं ना कहीं दबी पड़ी है। यार तो करना ही तो पड़ेगा। obvious दबी सी पड़ी बात है है ना। कि बिना उसके तो होता नहीं। खैर हम लोग इसी पे Debate आगे है। जो है नहीं चर्चा इसी में ही एक और भी चीज़ है ना, जो मुझे किसी ने पोस्ट भेजा था, मुझे नहीं पता कितनी सत्यता है, कि पूर्व के कोई कमांडर थे या कोई थे, उन्होंने कही ये बात कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इतना हस्तक्षेप ना करता तो हम पहले से रेडी रहते। हाँ। ये लोग क्या है कि हमें बफर में डाल देते हैं। ये लोग कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कह देते हैं कि वहाँ पे लोगों को आज़ादी दो, उस चीज को लेकर के फिर हमको नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को भेजो वहाँ पे। आर्मी के पास वही थोड़े स्पेशल पावर्स होते हैं कि वो सर्च एंड सीजर जो है ना, कि किसी के घर में घुस के सर्च कर सकते हैं, ये सारा कुछ उनके पास होता है जब केंद्र शासित होता है। जब हाँ। सेना के पास खुली छूट है, जो ही आप एक मुख्यमंत्री डाल देते हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यार जो जिसपे यूएपीए लगा हुआ है, जो आतंकवादियों का हिमायती है, जो केस लड़ रहा है, उसको तुम संसद में जाने के लिए पैरोल दे रहे हो। बिल्कुल भाई ये क्या बात हुई यार। तो ऐसे लोग फोन कर देते हैं ना तुरंत कि देखो सेना वाले हमारे गांव में घुस रहे हैं, और हाँ। गांव वाले ही ये सारा का सारा जो है इन लोगों को छुपाने का, रखने बिल्कुल। का सारा काम वही करते हैं। अब ये मान लीजिए 2 पाकिस्तानी आए थे जो घुसे हैं। ये पहलगाम की जो क्षेत्र है, ये करीब करीब एलओसी से 300-400 किलोमीटर इधर हाँ, उधर। तब- 400 किलोमीटर है। अब ये ऐसे कहाँ से उड़ के आ गए क्या? नहीं भाई, हवाई जहाज लेकर आ गए क्या? हेलीकॉप्टर में आए थे या फिर अमित शाह जी वाले? रिश्तेदारियां होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, रिश्तेदारियों वाला मामला रिश्तेदारियां होता होती है। हैं, अलग एक दूसरे अलग के साथ आते हैं और हथियार लेके नहीं आए होंगे बॉर्डर से। हाँ, बोले हथियार ये तो यहाँ हम से दे मिले देंगे हैं। यार, हाँ। हाँ वो हमेशा ही ऐसा होता है, हथियार यहीं से मिलते हैं। Right. और और क्या है आप ना, इतना- लोकल कश्मीर से आप बात कर लो कभी भी। मैं कश्मीर गया था जब, हाँ। वहां पे मेरी इसी विषय पे बात हुई, तो उनसे आर्मी की गलती है। हाँ। आर्मी कैसे हथियारों को अंदर आने देती है? हाँ। अबे तुम अगर लाने देना ही नहीं चाहते हो तो आएंगे कैसे? पहली बात तो ये, बिल्कुल। तुम चाहते हो कि आए तो तुम यहाँ पे मंगवाते हो फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत दुर्गम क्षेत्र है पूरा का पूरा। हाँ। और इतना बड़ा क्षेत्र है, आप सारे माउंटेन है, कहीं नदी है, कहीं घाटी है, कहीं साला ऊपर चढ़ रहे हैं, कहीं उतार चढ़ाव वाला पूरा क्षेत्र है वो। उसमें से पूरा जंगल का क्षेत्र है ऊपर से, उसमें से घुसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात। ठीक है, आप कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कितनी भी आर्मी हो, वो फेलियर ऑफ कोर्स होगा अगर लोकल लोगों का सपोर्ट ना हो, नहीं हो तो सकता फिर कोई नहीं हो काम। सकता। अभी भाई हो ही नहीं सकता। अभी आप कह दो कि भैया ये हमने टेररिस्ट गतिविधि देखी है यहाँ पे, आर्मी को आप इन्फॉर्म कर दो, हाँ। फिर बताओ सड़क पे आ जाएंगे हाँ। खुद ही लोग, खुद कि ही। नहीं घुसने देंगे, नहीं जांच साला करेंगे। आर्मी जब इनको मारती थी टेररिस्टों को, तब तुम पत्थरों को लेके पत्थर आ लेके जाते आते थे। थे, यही तो शील्ड बनते थे। हाँ, ये करीब करीब, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये करीब करीब 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी वो 2019 के सदमे से निकली नहीं है। हाय अल्लाह, हाय कश्मीर, हाय इस्लाम, हाय। आपको याद होगा वो जब ये पुलवामा का मामला हुआ था पूरा, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो कवर किया था, उसमें वो आदिल अहमद दार नाम था जो आतंकवादी RDX था। हाँ। उसने अपना जो फटने से पहले ना एक मैसेज डाला था, वीडियो डाला तुम था। गाय का मूत मूत पीने वाले। हाँ, और ये सब कुछ हिंदुओं के ऊपर उसने किया था। हाँ। उसमें बस डिफरेंस ये था कि आपने सीधा फट गए और कह नहीं रहे हो कुछ कि भाई तू हिंदू है, तू कलमा पढ़े। यहाँ पर ये भी कर दिया है इन लोगों ने। वो हमला जब था ना, उसमें फिर क्या हुआ था आगे कि आई थिंक बरखा दत्त थी, नहीं, वो पैलेट गन के टाइम पे गई थी। बरखा दत्त जो थी वो पैलेट गन के मामले जब होते, तो हम जब बात कर रहे थे ना, तो बुरहान वानी एक गीत गाया करता था, हाँ, सुन सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, जंग हमारी जारी है, आज तो बस कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है। ये उसका गाना हुआ। और वो पता नहीं आगे चेचन्या से लेकर यहाँ तक सारी जगह लड़ रहा था वो आदमी। ठीक है, अभी तो लड़ रहा है, स्वप्न देखिए जरा। बढ़िया लड़ रहा है अभी, हाँ। तो मैं उस चीज में यही कवर कर रहा था कि आतंकवादी इस तरीके से सोच रहा है। फिर एक पत्थरबाज जो था, जो पैलेट गन जिसको लगी थी, उसके पास बरखा दत्त पहुंची थी। तो बरखा दत्त पूछ रही थी, भाई क्या आपने क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है? बरखा दत्त को उसने बोला इस्लाम के लिए। हाँ। ठीक है, बरखा दत्त ने एकदम से बात बदली, इस्लाम के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, इस्लाम के लिए। फिर उसने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी वो बोलता है, तो उसके लिए लड़ रहा हूँ। तीसरा फिर क्या, मुसलमान हो जाओगे।
तो तीसरा फिर क्या, सीख लो, वैसे जरूरत पड़ सकती जरूरत है। पड़ सकती है। सकती है। निशिकांत दुबे जी ने लिखा तो उस पे स्वरा भास्कर पिनक गई, हाँ। बोले पिनका भी कौन बे, तुमने पढ़ के वही तुमने तो पढ़ पढ़ के के तुम्हारा यार चल बैठी हुई रहा हो, है, मुसलमान बन तो चुकी हो। तुमको सटायर समझ में नहीं आ रहा। हाँ। हाँ तीसरा दो केस हो गए, एक पत्थरबाज का केस, एक आतंकवादी का केस, दोनों की बिल्कुल सोच मिल रही है। तीसरा फिर क्या हुआ, अब तीसरा केस मैं बताता हूँ किससे सोचे। संजय राउत का बयान आपने सुना? हाँ कल संजय राउत का तो ये बोला इंदिरा, गौमूत्र छिड़क के जीवित कर दो, हाँ, वाह, तो समझ रहे हो बस आप? सालों को आदिल ना- अहमद डार से उसके विचार कितने देख लो। जी। और आज बच्चा बच्चा यही बात कहता है, आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख दो, आपको गोबर भक्त, गोबर का वो गाय का मूत्र पीने वाला, हर एक वही लाइन है। बस चिढ़ाने के लिए आपका जो है तंज कसने के लिए आतंकवादियों के गौमूत्र ही। शब्दों का प्रयोग प्रत्येक मुसलमान कर रहा है। तीसरा- एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान बच्चे ने खड़ा होकर के कहा था कि लाल किला और ये ना होते तो क्या गाय का गोबर और मूत्र दिखाते तुम। हाँ। ये हर एक बच्चे में आतंकवादियों की विचारधारा पनप चुकी है। तो ये केवल मुसलमानों में नहीं पनपी है, ये सेक्युलर हिंदुओं में भी बिल्कुल, पनपी सेक्युलर है। हिंदू तो वो मुसलमान ही कहते हैं ना होता है। सपाई यद मुल्ले। हाँ, अधमुल्ले, हाँ यदमुल्ले तो एक अधमुल्ले। एक नया टर्म होना चाहिए, अधमुल्ले। हाँ। ये साले नाम के हिंदू। तीसरा क्या था, तीसरे में वो हमारी फोर्सेस पहुंचती हैं उनके एक आतंकवादी के माँ बाप के पास। माँ बाप सारी वही बात कहते हैं, हमारा बेटा तो इस्लाम के लिए लड़ रहा है, हम शहीद। नहीं बोलेंगे, हम हाँ। कुछ नहीं करेंगे, वो ये वो सब कुछ बोल रहे हैं। तो एक प्रॉपर आतंकवादी जो सुन लो हिंदू बनियो सुन लो गा रहा है, और एक जो ये इसके माँ बाप तक वो सेम सोच है, बिल्कुल सेम सोच है। वो कम से कम 70% पॉपुलेशन में वैसी ही मान रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत जिनको आर्थिक फर्क पड़ रहा है वो आज की डेट में उनके वीडियोस चला चला के दिखा रहे हैं कश्मीरियों को कितना फर्क पड़ रहा है। नहीं भाई, ना नहीं, वो उसका छोड़ वीडियो दीजिए। आया ना तो वो बोल रहा है कि यार हम तो बड़े परेशान हैं, अब तो कोई आएगा भी नहीं। उसकी परेशानी इससे नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, उसकी परेशानी यार साला बिजनेस यार अभी चल रहा था ठीक ठाक मेरा, ये अब हो नहीं पा रहा है। अरे अब क्या आप करें यार? सोशल मीडिया के आतंकवादियों को देखो, वे ये कह रहे हैं कि सरहद पर तनाव है क्या, देखो कि देश में चुनाव है क्या। हाँ, नैरेटिव को पूरा ही तरीके से हाँ, चेंज ये करने का प्रयास। राहत इंदौरी ने दिया है ना ये। हाँ, लेकिन उनकी उसकी जो हराम की औलादे हैं वो तो यही लिख रही है ना। आप ये बताओ नैरेटिव चुनाव बनाने है का कहाँ पे? गंदा तरीका, मतलब चुनाव है कहाँ पे आप बताइए। एक ने तो ये लिखा कि उसने तो अपने पति को गोलीबार वो बुलवा के वहां मरवा दिया, क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है हिंदुओं में। बिहार चुनाव के लिए तो कुछ ये भी। नहीं, मोदी बिहार के हाथ में यही रहता वो था, कौन है? 240 का होती राइट। है। सही बात है। पिछले साल इसी टाइम में करवा लेता। अजीत भाई, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भले आपका पॉडकास्ट है, जैसे आपने निशिकांत दुबे का नाम ले दिया और सुप्रीम कोर्ट का नाम भी आ गया, उन्होंने कैलाशनाथ वांचू का जिक्र करा हाँ और उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसको किसी प्रकार की कोई शिक्षा ही नहीं थी। ये था आपके संज्ञान में पहले? नहीं नहीं बट उस कॉलेजियम सिस्टम के कारण से सिर्फ वो जज बन गया था। हाँ, ये उसके तो मैंने पास कोई पढ़ा था। एजुकेशन नहीं थी न्याय की, हाँ कानून की कोई शिक्षा नहीं थी उसके पास में। फर्स्ट चीफ जस्टिस इस प्रकार की बात हो रही है। अब बताओ, और यार- ये लोग ये बताते हैं कि भैया हम स्वयंभू हैं, तुम्हें साला कुछ नहीं पता है। अब वहां कश्मीर में जो है आप चुनाव करवाओ, अब ताकि ये वाला पूरा का पूरा क्रिएट हो सके। अब अच्छा, कौन जिम्मेदार है? जो वीडियो का ये सब बोल रहे थे ना, एक वीडियो आया उसमें कश्मीरी है, वही बोल रहा है हमें ये कम पैसा खर्च करने वाले बिहारी नहीं चाहिए जो अमरनाथ जाते हैं, अपना शिवलिंग तुम उधमपुर में डाल लो ना। तो भाई तो पैसे वाले चाहिए। कश्मीर, हाँ कश्मीरी ये है, मतलब जो अब क्या है ना कि फिल्मों में आर्मी का भी एंगल, आर्मी मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो लोग करते रहते हैं इंटीग्रेशन का एफर्ट, फ्री ये क्लिनिक, तो बच्चों की स्किलिंग, ये सब। अब क्या है कि वो जानते हैं कि ये साले आगे बंदूक ही उठाने वाले हैं, बिल्कुल, फिर भी अपनी तरफ से कि फोटो ऑप जो है वो ठीक ठाक चलता रहे, इसमें लगे रहते हैं। तो भाई ये जिसको भी ये कश्मीरियत और ये सब है, वो वाजपेयी जी तब से ट्राई कर रहे हैं, है ना। और क्या मिला भाई, जब जब भाजपा आती है तब ये उग्रता बढ़ती है। भले ये है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स भाजपा के टाइम पे मोदी के आने के बाद सिग्निफिकेंटली बहुत कम जो है वो हुए, बट वही है अगर हम जैसे इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर तो हमें कुछ इंसिडेंट्स फिर भी देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भी बहुत कम हुए हैं। हाँ। बट पूरे भारत में यदि हम देखते हैं तो इस्लामिक टेररिज्म आई थिंक लगभग जीरो लेकिन जनाब एक बात और बताऊं मैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स बरेली के एक आईएमसी नाम की कोई पार्टी वार्टी है, कुछ नोमान सिद्दीकी करके कुछ नाम है उसका। एक बंदा उसने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी ना
तो हिंदू को घरों में घुस घुस कर उनके मर्दों को मारेंगे, सरतन से जुदा करेंगे। आज ये की बात थोड़ी है, ये तो लोग ऐसा है, हमेशा दादाद से बढ़ती करते जा हैं। रही है। हाँ। और ये मान के चलो एक सैलाब सुलग रहा है, जिस दिन देखो भी भाई, इनको मौका देखो, मिलेगा ये बहुत बड़ी चीज होगी। देखो ये बात हमने बहुत पहले भी कही है कि मोदी और योगी टाइम बाय कर रहे हैं। बस, बस। वो इनएविटेबल है, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का पूरा संघार होना, वो सारी चीजें होना, वो सब कुछ होगा। सिविल वॉर होगी इस देश में। लेकिन मोदी और योगी जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं कि 10 साल में ना होके 40 साल में हो जाए, ये बात हो सकती है। लेकिन जितना लेट होगा उतना ही ज्यादा हिंदुओं के लिए वो खतरनाक बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इन जो यदमुल्ले टाइप के जो हैं और जो सेकुलरिज्म का जो कीड़ा घुसा हुआ है पिछवाड़े में, उन लोगों पे चर्चा करना चाहूँगा कि इतना होने के बाद भी ये नैरेटिव कैसे बन सकता है कि यार सैयद आतंकवाद हुसैन शाह भी एक जो है घोड़ा वाला, वो भी मर गया। हाँ। अब पूरी कहानी रची जा रही है, हाँ। जबकि घोड़े वाले, अब ठीक है कि मर गया होगा यार, कोलेट्रल है ये, जी जी। और उन्होंने जानबूझ के मारा होगा कि एक आध मार देते हैं ताकि हमारे लिए नैरेटिव उस तरह का चले। जी जी। या फिर आतंकवादी वही है कि वो जब वो एक्शन कैमरा लेके आया है और वो फुटेज आएगी, हाँ। कुछ दिनों में वो फुटेज इंटरनेट पे आनी है, चाहे आईएसआई के माध्यम से आए या फिर कैसे भी आए, वो है तो वो आएगी और तब हमें पता चलेगा। लेकिन जितना विक्टिम को जो है ना, उसको बोला है तुम आईटी सेल के वो हो, हाँ। उसकी कोचिंग लिए तुम बोल रहे हो, हाँ। कि तुम उनकी भाषा में कैसे बोल सकते हो, तो गर्वित आप ही से चालू करेंगे। ये नैरेटिव के लेवल पे गवर्नमेंट कहाँ तक पहुंची है? नैरेटिव के देखो, आप कितना भी कह लो कि गोदी मीडिया है, ये है, वो है, अंट शंट है, पर भारत का अपना नैरेटिव नहीं बनता है। अगर नैरेटिव की हम बात करें तो मैं विदेशी मीडिया से शुरू करता हूँ और फिर भारत की मीडिया पे आता हूँ, क्योंकि विदेशी मीडिया के बारे में कोई खास बात करता नहीं है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था परसों जिसमें मैंने इसके बारे में बात की। बीबीसी ने क्या लिखा, पूरा इंसिडेंट हो गया और इतना भयंकर इंसिडेंट हो गया, उसके बाद बीबीसी लिखता है अ गनमैन killed 27 more than 20 टूरिस्ट्स। और मैं उसमें फिर कंट्रोल एफ करके हिंदू डालता हूँ आर्टिकल पे, कंट्रोल एफ करके हिंदू डालता हूँ, पूरे आर्टिकल में कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। फिर मैं उसमें टेररिस्ट डालता हूँ कंट्रोल एफ करके बीबीसी के आर्टिकल पे, पूरे आर्टिकल में कहीं टेररिस्ट नहीं लिखा हुआ था। एक टेररिस्ट गतिविधि हुई है, उसमें टेररिस्ट लिखा ही नहीं हुआ है, टेररिस्ट शब्द ही नहीं है। फिर चलो बीबीसी से हटके हम जाते हैं अल जजीरा पे, मतलब वहां पे तो क्या ही मिलना था, पर फिर भी उन्होंने ये बोला कि एक गनमैन ने 25 से अधिक लोगों को मार दिया, उसमें भी हिंदू नहीं था, उसमें भी टेररिस्ट नहीं था। अल जजीरा को भी हटाते हैं साथ। फिर मैं जाता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा हुआ मिलिटेंट्स किल्ड टूरिस्ट्स इन इंडिया, ठीक है जी। उसको अब सेनेटर ने यूएस के बोला, हाँ, करेक्ट किया वो, ये भी एक मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली एक बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। मैं उसी पे आ रहा था, मतलब मैंने परसों इस पे शॉर्ट बनाया था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उसके बाद उस शॉर्ट में मैंने यही बताया कि भाई मिलिटेंट क्या होता है, टेररिस्ट क्या होता है। मिलिटेंट का अर्थ जो लोग नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ भाई। मिलिटेंट वो होता है जो सोशियो पॉलिटिकल चीजों से परेशान होके हथियार उठाता है और उस हथियार के उठाने से कहीं टेरर फैल जाता है। उसका मेन इंटेंशन टेरर फैलाना नहीं होता है, पर वो इतना दुखी होता है सोशियो पॉलिटिकल चीजों से जिसके कारण उसको उठाना पड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया मिलिटेंट। अब आते हैं टेररिस्ट पे। टेररिस्ट का मेन पर्पस होता है टेरर फैलाना। बिल्कुल, यहाँ पे दो चीजों में अंतर है, आइडियोलॉजिकली फैलाता है। हाँ, और अगर आप उसको माइल डाउन कर दोगे, कह दोगे कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं था, ये तो मिलिटेंट था। ऊपर से क्या है कि रिलीजन बेस्ड, रिलीजियस टेररिज्म, वो मतलब वो टेररिज्म भी नहीं था, वो इस्लामिक टेररिज्म था। बात खत्म। एक तो टेररिज्म जितना है वो इस्लामिक ही है, मतलब 99 जो उसके परसेंट अगर जोड़ना पड़े इसमें, मतलब नॉर्मली भी कहीं होता है तो उसका वही पर्पस ही होता है कि हम भाई मुसलमान हैं, हमें तो ये लिखा हुआ है, हमें ये करना है। एक बंदा था, उससे पूछा गया तो वो बोला कि यार देखिए ऑब्जेक्टिवली यदि देखा जाए तो शबाब तो ये तो नहीं ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये गलत है, मानवता के खिलाफ। लेकिन यदि कुरान के साथ तो वो शबाब का काम, पुण्य का काम उन्होंने किया है, तो उसको स्पष्टता
जो है। और यहाँ पर तो भाई उसने इन्फोर्स किया मैसेजिंग, मर्दों को अलग करो, बच्चे महिलाओं को छोड़ो, उनको मैसेज देने के लिए। और बच्चे महिलाओं को मार देता ना तो यार फैमिली है पूरी खत्म। कष्ट बहुत अधिक जो है, जो एक्सटेंडेड कह लो, उनको नहीं होता। यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा है ताकि बच्चे जिंदगी के में तड़पते रहें। हाँ, तो उसका एक पर्पस है। वो मारना चाहते यार, 2 गोली उसके पास एक्स्ट्रा नहीं था क्या? सही बात कि 8 साल के बच्चे को मार दो माथे में, उसकी बीवी को मार दो, मार सकता था, लेकिन उसको बोला कि तुमने मोदी को वोट दिया है, उसके कारण। अभी एक सूरत के बच्चे का हमने देखा, 7-8 साल का है, और वो संभवतः कई न्यूज चैनलों को इसी तरह से मतलब बाइट्स दे रहा था। उसमें हमने एक बात जो मैंने ध्यान दिया कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है, संभवतः उसको पता भी नहीं है कि फादर की डेथ क्या होती है, या फिर उसने इतनी निशंसता देखी है कि वो रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। जो आप जैसे बोल रहे हैं कि वो उस बात को प्रोसेस या तो करके एकदम से नंब हो चुका है कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं, ठीक है हम बता देंगे, ऐसे आए 2 लोग थे, उन्होंने ये कहा, मम्मी को कोई मतलब कुछ नहीं है। महिलाओं का तो हमने देखा है कि वो तो महिलाएं तो एकदम से बेहोश, बिल्कुल बेसुध हो जा सी रहे हैं जिस तरह से रहता है। बट बच्चों के लिए तो सही में ट्रॉमा जो है वो मुझे लगता है, और वो पर्पसफुली किया गया है। हर फैमिली ग्रुप से बच्चों के सामने मारा गया। नहीं, और ये हर जगह होता है। आप देखोगे कि महिलाओं को उठा लेते हैं, पुरुषों को मार देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं ताकि अनाथ हो। लड़कियां होंगी तो उनको उठा लेंगे। ये चीज़ कश्मीर में हुई, गाजा में, ये आपका नोवा फेस्टिवल में वही चीज़ें हुई हैं। और तो लाशों के साथ लाशों के साथ में भी उठा के भी लेके चले गए थे। और यहाँ पे भी यही हुआ है। और वही चीज़ मैंने बताई ना कि IMC के जो नेता है उसने भी यही कहा कि हम घरों में घुसेंगे, मर्दों को मारेंगे, इनके घरों को मर्दों से खाली कर देंगे। तो स्त्रियों बच्चों का क्या करता है इस्लाम, कुरान क्या कहती है, वो सबको पता है। इसमें ना हमारी बात नैरेटिव के ऊपर हो रही थी। वैसे तो नैरेटिव पे इंटरनेशनल मीडिया ने तो इस तरीके से कर दिया, और आप बाकी और किसी भी पत्रिका को भी उठा के देख लेना, वहां पे भी इसी तरीके की वो है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि भाई टेररिस्ट लिखा है, वो सब मिलिटेंट और इन्हीं सब चीज़ों में खेल रहे हैं। तो उन पत्रिकाओं को छोड़ दो। भारतीय पत्रिकाओं को मैंने देखा तो उनमें मैक्सिमम ने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि नृशंसता उस लेवल पे थी। अगर यही जो हत्याकांड था ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ होता तो किसी को इतनी परवाह नहीं होती, इतना बड़ा नैरेटिव नहीं बनता, इतना कुछ नहीं होता। 4 दिन न्यूज़ छपती के इतने आर्मी वाले हैं, उनको टेररिस्टों के साथ मुठभेड़ में इतने लोग मारे गए, इतने आर्मी वाले मारे गए, तो वो ऐसे छप के खत्म हो जाती। लेकिन अभी टूरिस्ट के साथ कर दिया है तो ये नृशंसता उस लेवल पे लग रही है और नैरेटिव ऐसा बन रहा है। तो भारत ने तो टेररिस्ट बोला है, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं उन लोगों पे जो कह रहे हैं कि देखो मतलब इसमें ना मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इस्लाम कितने सारे वीडियोस आए हैं सामने। इसमें टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। कल शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया। शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है या ऐसा हिंदुओं को मारा गया, तो कह रहा हिंदू क्या कर रहे हो आप, हिंदू मुसलमान सबके साथ ऐसा हो रहा है और आप हिंदू क्यों कर रहे हो। तो गोदी मीडिया जो है ना वो ऐसा नैरेटिव बना रही है। तो पहली बात तो इस तरीके का कोई नैरेटिव हम बना नहीं पाए कि इंटरनेशनली हम इस तरीके से कुछ ये बता दें कि हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये नैरेटिव नहीं है। एक्चुअली में ना ये बहुत बड़ा फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का कि मोदी के लिए नैरेटिव बनना वो पॉसिबल है, लेकिन साला देश का नैरेटिव और जिसे कहते हैं सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल नैरेटिव जो होते हैं वहां पर तो फेलियर है। बिल्कुल मोदी के नाम पे आ जाओ ना आप, मोदी ये वहां पे 2018 में कर रहे होते समझ में आता है कि यार अभी ताजा सरकार है, ये 3-4 साल, भाई 11 साल हो गए। अब नैरेटिव कब बनेगा भाई? 11 साल में यदि आप अपना आपका चकाचक है, अपना आप जो भी करते हो तो वो आपकी इमेज एकदम, आपका प्राइवेट जो भी IT सेल है या जो PMO को जो भी देखता है, और उसमें समस्या नहीं है। समस्या तब है कि आप वही चीज दूसरों के लिए रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देश है, दूसरा वही है जो आपके त्रिपुंड को देख के और त्रिशूल को देख करके वो पागल हो जाता है, अरे मोदी जी गर्दा उड़ा दिए एकदम से।
और वही त्रिपुंड और त्रिशूल वालों को आज कहा जा रहा है कि यार उधमपुर में ले जाओ ना, उधर अमरनाथ गुफा है ये, वही ले आपने जाओ। कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और देश पर आए दिन कोई भी आ गए, उसकी विचारधारा हो, उसकी आइडियोलॉजी पर कोई बात हो रही हो, उस पर खड़ा होकर मुंह जाता है और उसका जवाब तक नहीं तैयार होता भाई साहब। नहीं, हमें सोशल मीडिया पर आप ये देखो कि कितने लोग हैं अचानक से निकल आए, वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान भी तो मारा गया है, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे मजहब पूछ कर नहीं मारा गया। भाई लास्ट में क्रॉस फायरिंग, जब वो धड़ाधड़ अंधाधुंध जो गोलियां चली ना, उसमें क्या था कि घोड़ों पे जो लोग चल रहे थे उनको गोलियां मारी गई थी, एक घोड़े को चलाने वाला व्यक्ति था, उसको वो गोली लगी। अब कोई कहने लग जाएगा तो घोड़ों को कैसे गोली मार दी, क्या उनसे भी उनका मजहब पूछा गया था? भाई घोड़ों को तो गोली लगी है। आप ये बताओ ना कि मारने वालों में कितने हिंदू है, ये बता दो फिर। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई जिनको गोली मारी गई उनका इस बात से कोई रिलेशन नहीं था कि उनका मजहब क्या है, उनका धर्म क्या है, नहीं ये नहीं पूछा गया। उसमें तो मरने वाला एक मुसलमान भी था, चलो ठीक है, मारने वाले 6-7 लोग थे ना, बताया जा रहा है 6-7 लोग थे, उनमें एक हिंदू बता दो फिर, कि भाई फिर तो बता दे कि बैलेंसिंग होगी है। अब इसमें नैरेटिव के ऊपर हम फिर से आए हैं, तो नैरेटिव में भाई क्या गेम था ना, मेरे ख्याल से, मेरे को याद है 2019 के आसपास ना एक मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी, या बीजेपी की तरफ से या हाई कमान से ही एक स्टेटमेंट आई थी कि हम डीडी को बीबीसी सीएनएन के जैसा बनाएंगे। घंटा बना इन्होंने दिया। बनाया था, उसमें कौन काम कर रहा है उसको, मैं तो चलो मेरे फिर भी 5 लाख फॉलोअर हैं ट्विटर पे, ऐसे लोगों को 3 लोग नहीं देखते होंगे। सही बात। तुम कौन सा एंकर लेके आए हो भाई जी। और आज तुम 11 साल बाद उठे और सुधीर चौधरी को जो है डीडी नेशनल पे ला रहे हो, क्या हो जाएगा उससे? उससे मतलब एग्जैक्टली क्या अचीव कर लोगे तुम भाई। आज गवर्नमेंट के पास या फिर भाजपा के पास, कि जो कहते हैं ना कि हम राष्ट्रवादी सोच के हैं, तो भाई जब काम तुम्हारा सोच का है और विमर्श का है, नैरेटिव का है, तुम्हारे पास कितना एक्चुअल में मीडिया हाउस है जिसको तुम कह सकते हो वी ओन देम। ये कभी भी इस तरीके से नहीं होता कि सुधीर चौधरी को उठा लाओ। यू नीड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अल जजीरा का एग्जांपल देख लो ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि अल जजीरा कैसे अल जजीरा भाई वो युद्ध करवा देता है। आपको सीखना पड़ेगा कि सीएनएन के पास वो कौन सी पावर है। आपको केवल हिंदी में ऑपरेट नहीं करना है, आपको अंग्रेजी में भी ऑपरेट करना है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। नैरेटिव मेकिंग इज भाषा का भी रहे तब भी आपके पास क्या क्या चाहिए पता है? बढ़िया प्रेजेंटर चाहिए, एक नहीं कई चाहिए, उसके बाद उसको बढ़िया सेंसिबल गेस्ट। ये नहीं चाहिए कि संबित पात्रा जी चले गए, सुधांशु त्रिवेदी जी चले गए, वेद की ऋचाएं पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो आप डोमेस्टिक में जो कर रहे हो, टीवी डिबेट्स का मनोरंजन, वहां तक बढ़िया है, बट यहाँ पे आप क्रेडिबल एक्सपर्ट चाहिए कि ये पीएचडी स्कॉलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या फिर आप विदेश से ला सकते हो। तो वो एक तो ये हो गया आपका टीवी का, उसके बाद सोशल मीडिया आपको मैनेज करना पड़ेगा, और उसके बाद मेन टीवी पे एक शो नहीं कई शो चले, मल्टीपल लेयर्स पे ये काम होना चाहिए, और उसमें जीरो है उस पर कोई सोच ही। इनका जो मैं बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर का जो देने जा रहा है ना ट्रेनिंग इन लोग को, उसको आईफोन चलाना नहीं आता, ऐसे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं यार। मेरे को ये बताओ, जो बीबीसी होती है, कुछ भी कहीं पे भी इंडिया में कुछ होता है ना, तो वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे राणा अयूब को बुला लिया या किसी और को बुला लिया, और उससे ना सरकार के बारे में टफ से टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बुलाओ ना, कुछ ब्रिटेन में कुछ हो रहा है, कुछ यूएस में कुछ हो रहा है, और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछते हैं उस क्वेश्चन को पूछो वहां पे। नैरेटिव इस तरीके से बनेगा, जब वो क्लिप्स आपकी ब्रिटेन में घूमेंगी, जब वो क्लिप्स आपकी अमेरिका में घूमेंगी, तब आपका नैरेटिव बनेगा कि हाँ भाई ये लोग भी कुछ नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सेल्वाडोर था, क्या नाम था, वो भी नहीं दिखता आज की डेट में, तो वो बीच में थोड़ा सा दिखने लग गया था अचानक से। वो ऑस्ट्रेलियन जो है, वो सब वही सल्वाडोर बार्नाबिस या ऐसे करके, ये चाहे गियर्ट वाइल्डर्स हो, ये सारे भाई, इन सब का समझो आप, इनको ट्विटर पे ना इंडियंस का पॉलिटिकल रीच मिल रहा है, उसके अलावा यार वो क्या कर लेगा? सही बात है। वो तुम्हारे लिए वो बोल रहा है, वो कहाँ बोल रहा है? वो ट्विटर पे बोल रहा है यार, वो तुम्हारे लिए कहीं और वो अपीयर भी कहाँ होगा? तो रिपब्लिक पे आएगा। भाई जो जानते हैं जहां पे जिस तरह का एजेंडा चलेगा, वहीं पे तुम एक और वैसे ही आदमी को बुला रहे हो, क्या मतलब? क्या फायदा है?
वो तो बीबीसी पे जाके कुछ बोले तब समझ तब में तो आता बात है। भी यही पॉइंट है ना, बीबीसी पे बोले या फिर आप उनकी रेखा को तो पीछे कर नहीं सकते, आपको अपनी रेखा बढ़ानी ही पड़ेगी, आपको डीडी को या बीबीसी फिर वगैरह का कुछ नहीं कर सकते हाँ, आप। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप उनको तो घटा नहीं सकते, आपको अपनी रेखा इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि आप बीबीसी के इक्विवेलेंट हो जाओ। कितने सालों से यही सेम चीजें बोल रहे हैं। वो साला टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वो निकाला था, उसमें क्या था कि वो साला मौलवी ने कुछ काम किया, ऊपर साधु की फोटो लगा के, और ये एक बार नहीं 25 बार उन्होंने ऐसा किया है। कई बार हो चुका एक है। वीडियो हमने इस पे स्पेसिफिकली किया, 2-3 बार इसको कवरेज दी। अब नहीं एक बार उस पे क्या हुआ कि करीब आई थिंक फेसबुक था, पता नहीं किस पे था, वो वीडियो मेरे ही पास शेयरेबिलिटी उसकी इतनी हुई कि वो साला बार बार आ रहा था, उस पे 1 करोड़ से ऊपर व्यूज पहुंचे थे। तो टाइम्स मतलब ऑफ इंडिया आज भी वही है भाई। उसके बाद नहीं, वो आज भी करता रहता है। और खाली टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, वही तांत्रिक लिख देगा। तांत्रिक 90% ऑफ द टाइम वो मुल्ला मौलवी निकलता है। राइट, ताबीज बिल्कुल। बेचने वाला, ये कह के जो रेप वेप कर रहा है, सब तांत्रिक। किसी पति ने पत्नी को काटा है या रेप किया है, उसमें दुल्हन हिंदू होगी, हाँ जी। हिंदू दुल्हन का प्रतीकात्मक चित्र। और इन सब पे इस सरकार ने या तो तुम डायरेक्ट कोड लगाओ, डायरेक्ट आप ये गाइडलाइंस आईबी मिनिस्ट्री जारी करे कि भाई आप मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आपको रिप्रेजेंटेशनल इमेज भी देना है तो तांत्रिक नहीं, आलिम लिखो, कुरान या का फिर आलिम है उसका वो। नाम लिखो, हेडलाइन में उसका नाम। कुछ चीजें मैंडेटरी करनी चाहिए, ना सुधरे सरकारी एड मत दो उनको, और उनको नेम एंड शेम होना चाहिए कि इन्होंने पॉलिसी को वायलेट किया है। ये जब तक नहीं किया, और 10-11 वर्षों में हम किस पे खुश है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विथेल्ड करवा दिया हमने। पानी रोक दिया। नहीं, पानी तो रोकना चलो, तो एक बहुत पानी वो रोक है, दिया, अभी रोकने की कैपेसिटी नहीं नहीं है, कर बट सकता 10 यार। साल में हम यहाँ बना तक सकते तो आए। हैं। 18 से और वो बड़ा काम 25 होगा, तक खैर वो हो रहा है, बट अगले 10 साल में एक 6 कैनाल प्रोजेक्ट टाइप का है इनके, कि इससे चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो, इन सब जगहों के वाटर की क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, वो पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। होगा चीन ने भविष्य में। किया है, लगभग 3000 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ उन्होंने एक कॉरिडोर टाइप मतलब कैनाल बना सिस्टम लिया। बनाया है। कर सकते हैं, डुएबल है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, पैसा लगेगा, टाइम मैन आवर्स लगेंगे इसमें, तो बढ़िया एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और और क्या, पर बहुत मैं कह रहा सारी हूँ वो चीजें। भविष्य की चीज है। हम तो इतने भी खुश रहते हैं ना, आज जहाज उड़ा दिया, पुराने वीडियोस निकाल के main ये है, जहाज उड़ा अंकुर दिया, भाई, भाई हम राजी हो गए बस। पिछले अंकुर भाई बार क्या है, जैसे MFN हटाया था, हाँ, उसका इम्पैक्ट उसको पड़ा है, ठीक है, मोस्ट फेवर नेशन का। इस बार तो जिस हिसाब से लग रहा है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि इट इज नॉट गोइंग टू बी मेयरली सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये नहीं होगा। इस बार आप इसका स्केल देखना इस चीज का, वॉर नहीं होगा, बट ये स्केल उससे बहुत बड़ा होगा। अच्छा, वो स्केल बड़ा होगा, ये तो दिख रहा है, और ये इनकी बातों में भी दिख रहा है। जो कढ़ी चावल निंदा करते थे राजनाथ सिंह जी, वो जो निंजा टर्टल से उठ के अब वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, तो वो एक अपने आप में वेलकम चेंज है भाई। प्राइम मिनिस्टर ने जो बिहार में अंग्रेजी में बोला है वहां जाके, दैट इज मैसेजिंग। और वो मैसेजिंग है, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको डीडी को अंग्रेजी में भी उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि आप उनके नैरेटिव को काटो। और ये जो अंग्रेजी में बिहार में जाके मोदी जी ने बोला, वो इसीलिए बोला कि पूरा विश्व सुने मोदी ये बोल रहा है। देखो ये दोनों ही एक्चुअली अलग अलग बातें हैं कि अभी ये क्या करने वाले हैं, अभी तक क्या किया है 10 सालों में, ये टोटली डिफरेंट चीज है। हम अगर वो नैरेटिव वाली बात करें ना, वो टोटली डिफरेंट है कि भाई आप सिविलाइजेशनल मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे आपने एक नैरेटिव ऐसा नहीं बनाया। जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई वो मौलवी और ये सब कुछ इस तरीके से आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों से नैरेटिव बनता है। मैं एक्चुअली अपने घर में ये चीज देख चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लोग विश्वास कर लेते हैं, वो सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, फोटो देखते हैं, फोटो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते तो हैं। हमें आदत हो गई, हम जानते हैं कि इस तरह का क्राइम कौन करता है बिल्कुल। और इस तरह का हेडलाइन क्यों लिखी जाती है, तब हम सर्च करते हैं, हमें पता चलता है नीचे मोहम्मद सलमान लिखा हुआ है। नैरेटिव वॉर में ये लोग फेल हो चुके हैं बिल्कुल। और जो दूसरा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पानी वाला मुद्दा है ना, अगर ये सक्सेसफुली अगले 5-7 सालों में इन्होंने किया, तो आप ये लगा लीजिए कि आई थिंक 40% इकोनॉमी इन्हीं चीज पे डिपेंड करती है पाकिस्तान, जो ऑलरेडी बर्बाद है ना। वो ऐसी क्राइसिस में, जैसे सिंध हो गया और पंजाब का एरिया हुआ, वहाँ 90% इरिगेशनल वाटर जो है ये इसी से जाता है, और 50% उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी इम्पैक्ट है, ये सारा कुछ भी है। तो ये तो वहां पे अब वो ये कह रहे हैं कि अब दरिया में पानी नहीं बहेगा,
तो खून बहेगा। अच्छा, पाकिस्तान की स्टेटमेंट आ गई है, अब दरिया में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। हाँ, तो फिर हम बहा खून दो। बहाएंगे। हाँ, तो और बहाओ। वो पूरा देश जो है ना, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर टिका हुआ है, इस ट्रीटी के ऊपर टिका हुआ है। तो उन्हें लग रहा है हमारे हाँ। पास नहीं है खून। तो वो वही तो बात है ना कि नहीं, तुमसे ज्यादा ही है। हमारा ही खून बहाएंगे। वो हाँ। ये कह रहे हैं कि हमारा खून बहाएंगे, अगर तुम हमें पानी नहीं दोगे हम तुम्हारा खून बहा देंगे। एक यही और कह पे रहे हैं मैं वो। चर्चा करूंगा, फिर हम दूसरे उस पे चलेंगे। एक आप लोगों ने ग्रुप ऑफ लेडीज को देखा, हाँ जो कार्डिगन्स बहुत बिल्कुल। सेक्सी टाइप का पहने हुए हैं। मैं तो एक दिन बाद ही आई हूँ यहाँ पे, और पूरा हाँ। उसका एकदम वो हाँ हाँ हाँ। आनंद में है वो, कि नहीं नहीं ये तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। मैं किटी पार्टी में गई थी, मैंने नेल्स डन कराए हैं अपने। इस टाइप ऐसे तो क्या कहा जाए, ऐसे जो हरामी लोग होते हैं, जो मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि एक पुरुष इग्नोरेंट हो इन सब चीजों को लेकर के, फिर भी एक मिनट के लिए हम समझ सकते हैं। महिला जिसके कई पतियों की हत्या हुई है, बच्चों ने देखा है सामने से कि पॉइंट ब्लैंक में माथा, सबके माथे पे महिला ही इस लगी पे हुई इस है। तरह कैसे रिएक्ट कर सकती है भाई? मेरे को कौन लगता है है ये ना, लोग? मेरे को इसमें लगता है कि ये ना भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन का जो स्कार्सिटी है ना, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होगी। इन्हें ये पता होगा 27 लोग मार दिए हैं। निम्न का छोटी अदरवाइज तो होती रहती ऐसे हैं। अदरवाइज ऐसा विचार जो है लोगों के दिमाग में आ कैसे सकता है कि साला जहां पर कलमा पढ़वा के, पैंट उतरवा के, लोगों का धर्म पूछ के आपको गोली मारी जा रही है, मैसेजिंग दी जा रही है महिलाओं को कि भाई आप जाके बताओ आगे मोदी को। उसकी नहीं, निशंसता अनुज भाई, मुझे नहीं लगता कि उनको अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। पूरी दुनिया में वो वीडियोस फैले हैं, जो कोई वहां पे है। देखो, अभी अनुराग कश्यप की बेटी आई थी, हाँ। उसने बताया, मैं 2 दिन पहले ही वहां से आई हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा है, जो भी कुछ सुना है, पहली हत्या पे ये बात पता लग गई थी कि कलमा पढ़वाने की वजह से मरवाया गया है, कि कलमा बोल के सुनाओ, उसकी वजह से जो पहली हत्या हुई थी। उसने खुद ने भी ये बात कही है कि मैं घूम के आई हूँ सारी बात, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई है वो दिल दहलाने वाली है। किसने कहा है? अनुराग कश्यप की बेटी ने। मतलब उसने तलक ये कह दिया, जो वहां से वापस आ चुकी है, जो लोग वहां पर हैं ऑलरेडी, वो अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं ना, तो भाई बेडरूम में कोई अब्दुल बैठा हुआ है उनके। अब देखो, कहीं ना कहीं अब्दुल कुछ ना कुछ तो छोड़िए, है। अब इन लोगों कुछ का ना कुछ देखिए, तो ऐसा संबंध है। अभी एक ट्वीट आया है, बीएसएफ ने बोला हम वो जो वहाँ सर्कस जो होता है बीएसएफ के द्वारा जो कराया जाता है उनसे, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, ये पॉलिटिकल बकलोली होती है। हाँ, अटारी उसको बॉर्डर कहा कि पे। हम टोन डाउन करें। हाँ। टोन डाउन मतलब हाथ नहीं मिलाएंगे अब तुमसे, वाह, हाथ नहीं मिलाएंगे, और अटारी गेट बॉर्डर नहीं वाला। खोलेंगे। हाँ हाँ, अच्छा। वहां पे अभी है, लोग डीजे बजा के नाच रहे हैं। हाँ ये देखा था, राइट। नाच रहा है डीजे डेली बजा के होता है, वो साला। सर्कस डेली होता है। इनमें और वो जो लेडीज हैं, इनमें क्या फर्क कोई नहीं है। अंतर नहीं है? मतलब क्या मतलब है यार इसका? वही शत्रु बोध का अभाव है, सबसे बड़ी बात यही है। आज भी हम उसी फैक्टर में जी रहे हैं। ये वो लोग हैं ना, इनको लग रहा है एंट्री मिल गया यार, आए हैं, अब रील तो अब तो बनेगा, हाँ, रील अब तो थोड़ा बनानी ही पड़ेगी। नाचेंगे भैया। हाँ। अब दाल मर बाद गए में वो लोग देंगे। तो हाँ, वो चीज का अभाव आज भी है, और वो हमारी पूरी अपब्रिंगिंग में हुआ है, वो शिक्षाओं में हुआ है। मुझे भाई पता है, मैं तो चलो विश्व हिंदू परिषद के आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ा हूँ, बाकी के हमने स्कूल देखे। जब भी आतंकवादी कोई हमला होता था, कविता पाठ हुआ करते थे स्कूलों में, प्रिंसिपल्स करवाते थे इस तरीके के कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे और मजहब उन दिनों यही सिखाता आपस में बैठ और कर। हाँ, और उन दिनों खास तौर पे मुसलमान स्टूडेंट्स की, मुसलमान टीचर्स की तशरीफ ज्यादा चाटी जाती थी। उस साल ज्यादा ईद में जाया जाता था। उस साल मतलब उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जिस टाइम पर दिल्ली के अंदर बम धमाके हुए थे, हम स्कूल में थे, हमने ये बात देखी। हमें बच्चे बताते थे कि यार हमारे उसमें ना एक अलग कविता पाठ चल रहा है आजकल, यही कि गंगा का भी एक पानी है, हाँ, जमजम का भी जमजम का पानी भी है, पानी। हिंदू ये पे तो या मैंने कल भी मुसलमान, देखा है। इस पाकिस्तान से तरीके होता है की क्या? कविताएं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये उसकी गांधी की कुछ कविताएं, गीत, ये चलते थे भाई स्पेशली। हाँ। उन्हीं को पढ़ पढ़ के ये बच्चे बड़े हुए हैं। इनको लगता है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो हमें इसी तरीके से संदेश देना चाहिए, बस। वो शत्रु बोध का अभाव ही है। अब वो आपका साला हिंदू माथे पे कैमरा लगा घूम रहा है, नहीं, उन्हें वो बोल रहा है कि हिंदू हो कलमा पढ़ो, वो बोला हम नहीं, इस क्रिश्चियन पे हैं। इस पे आर्गुमेंट पता है क्या है? हमारे नहीं मार कथावाचक देंगे। तक ये कहते हैं। इस पे अंकुर भाई आर्गुमेंट पता है क्या है? कि वो मुल्ला घूम रहा है यहाँ पे लगा के आतंकवादी। इसका आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि वो आतंकवादी है, ये नॉर्मल मुसलमान है, दोनों को मत जोड़ो। हाँ 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 हाँ,
वो कुरान की आयत पूछ करके गोली मार सकता है, लेकिन उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। एग्जैक्टली कथावाचकों की बात सुनाऊं मैं अब आपको। हिंदुओं को नपुंसक बनाने का कार्य कहाँ से शुरू होता है? कथावाचक पता क्या कहते हैं? बोला कि एक जगह कुरान रखी थी और उसके पास में रखी गीता, वो आपस में नहीं लड़ रहे थे। मतलब कथावाचकों को ये नहीं पता कि वे निर्जीव हैं, वो आपस में कैसे लड़ जाएंगे। बोला कि उनको पढ़ने वाले लड़ते हैं भाई। उसमें जो लिखा हुआ है ना, और उसे सुन के हमारे हिंदू साढ़े पागलों की तरह वहां से रोते हैं कि नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो पता नहीं किसी ने एक कविता बनाई थी, एक कबूतर को देखा मैंने, अभी वो मस्जिद पे बैठा था, मस्जिद से उड़ के वो सीधा चला गया राम जी के मंदिर पे, और राम जी के मंदिर पे जाके कबूतरी से बोला मैं तो वहां पे भी हो आया, मैं यहाँ। मतलब कबूतर को भी कबूतरी को मस्जिद में नहीं जाने दिया, कबूतरी तो मंदिर पे बैठी थी, पता था, कबूतर को पता था, अरे मेल ही जाएगा। मैं यूं कह रहा हूँ, उस पर क्रॉस क्वेश्चंस करो, पूछो कि दाना कहाँ मिलेगा कबूतर को, खाने को कहाँ मिलेगा? मंदिर में ही मिलेगा। और अन्नपूर्णा का जो गोदाम है वो वहीं बनता है, मस्जिद में नहीं बनता। मस्जिद में गुलेल लेके मुसलमान के बच्चे बैठते हैं, साढ़े को मार के पका के खा जाएंगे। हैं? इस नैरेटिव को समझना, असल में हम हिंदुओं में, वही मैं कह रहा हूँ, इतिहास बोध नहीं है, शत्रु बोध नहीं है, और हमने उनकी किताब नहीं पढ़ी है। आप और मैं कहने लग जाए कि ये 27 कुरानी आयत ऐसी हैं जो हिंदुओं का कत्लेआम लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट तौर पर। आपके हिंदूज, अरे हर एक के बारे में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें हिंदुओं को समझाने के लिए बस इतनी बात कहनी। वो हिंदू आपका गिरबान पकड़ लगा, वो कहेगा कि नहीं तू नफरती चिंटू है। भाई साहब झेल चुका हूँ। आपने तो अपने परिवारों से सुना है। परिवार से तो नहीं, खैर मेरे परिवार में तो सब सुधरे हुए हैं। मेरे अपने यार नहीं, जामा मस्जिद के इमाम ने कही ये बात, इमाम बुखारी ने कही ये बात कि वहां पर जो मजहब पूछ करके गोली मारी गई, ये शर्मनाक बात है। हाँ, लेकिन आपके हिंदू नहीं सुनेंगे इस बात को। नहीं, वो बोलेंगे तुम इमाम यार 2 कौड़ी के इमाम हो यार, ये ऐसे कोई इमाम बोलता है? बचपन से हम सुनते आए हैं कि यार आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मजहब नहीं होता है। आप मजहब बता रहे हो, कहा है कि ओवैसी तुम मुसलमानों के नेता हो, नहीं भगवातंकवाद होता है। अजीत जी, तुम भाजपा की बी टीम हो, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया। भगवातंकवाद होता है, हिंदुत्व आतंकवाद होता है, लेकिन इस्लामिक नहीं होता है, उसका मजहब से कोई संबंध नहीं। तो बात वही है ना यार, डीजे बजाना आतंकवाद है। मस्जिद के सामने डीजे बजाना या नारेबाजी, ये आतंकवाद। हनुमान जी का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगाना, गाड़ी के पीछे हनुमान जी का पोस्टर लगा दिया, ये तो आतंकवाद है। बम फोड़ना तो हिंसा है, आतंकवाद में हिंसा ने, नारेबाजी कर लो वो आतंकवाद। अच्छा, मुहर्रम के दौरान मंदिर के सामने तलवार लेकर नाचना, वो तो मंदिर के सामने, वो हक है, सांप्रदायिक सौहार्द, वो हक है। वो यार वो नहीं, तलवार नहीं निकल, पता कैसे चलेगा कि मुसलमान है? इस्लाम है। भाई हैदर की तलवार लेके आ रहा है। नहीं, वो डीजे भी बजता है 15 मिनट के लिए पुलिस। भाई मेरे को मतलब शत्रु बोध ना लोगों को समझ में नहीं आता, हम शत्रु बोध बोल देते हैं जब वो उस लोगों को देखो, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करता हूं इस चीज को, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रुबोध होता है जैसे सांप घूम रहा है आपके सामने, तो आप सांप के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना, तो नहीं जाओगे ना। तो आपको पता है कि सांप के पास में गया तो सांप काट लेगा, शेर यहाँ पे है और मैं शेर के पास जाऊंगा तो शेर मेरे को खा जाएगा, मेरे को पता है। ये शत्रुबोध है, बिल्कुल इसी को ही शत्रुबोध बोलते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कौन, कहां, कब, कैसे आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, हम सबको पता है कि हर एक सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन हम हर एक से कटवा के नहीं देख सकते कि तू जहरीला है या नहीं है। तो लोग कह देते हैं कि हर एक आतंकवादी नहीं होता, तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई हर एक आतंकवादी नहीं होता, पर हम सबसे कटवा के नहीं देख सकते कि कौन सा आतंकवादी कौन सा नहीं है। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, हर एक के अंदर जहर हो सकता है। और ये एक्चुअली में दिक्कत पता है क्या है? सांप है तो दूरी, और सांप है तो लठ मारो और दूर करो उसे। जो आतंकवादी है ना, वो इस्लाम का प्रयोग कर रहा है, बिल्कुल करता है। और ये जो आप कह रहे हो ना, जो बाकी आतंकवादी नहीं है, वो भी उसी इस्लाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम कटवा के नहीं देख सकते। अभी ना पीयू रिसर्च ने एक वो की थी, रिसर्च की थी, मेरे को ये कुछ याद है 2014 या 15 की रिसर्च है। वो आईसिस के बारे में लोगों से पूछा गया था, तो 33 या 34%, मैं वेगली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था ये, तो 33 या 34% लोग जो थे इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, वो इस आईसिस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। तो भाई वो तो खलीफा है ना, वो खलीफा है। 34%, और इतना ओपनली बोल दिया जिन्होंने। हाँ, वे थे 34, तो भाई 34 से ऊपर ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि कहीं बाहर ना चली जाए चीजें। अब एक जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम बोल के थक गए, पाकिस्तान का मिनिस्टर बोल रहा है पुलवामा अटैक के बाद, संसद में खड़े होकर बोला है।
आज स्काई न्यूज पे बात करते हुए पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, उससे पूछा गया कि आप लोग तो सपोर्ट करते हो टेरर को, हाँ। बोलता है हाँ हम तो 3 दशक से अमेरिका और यूके इन लोगों के लिए वी हैव बीन डूइंग देयर डर्टी वर्क। तो ये है कि ये जो इनका जनरल है आसिफ, क्या अमीर आसिफ मीर, नहीं आसिम अमीर- मुनीर, आसिम मुनीर, मुनीर आसिफ हाँ। मुनीर या ऐसे जो भी नाम, तो बोल रहा है कि वो जो है अपने मन से ये सारा कुछ जो है उसको कंट्रोल लेने का होगा या इस तरह से कुछ, तो उसको भी ये सारी बातें भी लीक हुई, मतलब सब कुछ पाकिस्तान बोल रहा है हमने किया है, हाँ ओवैसी बोल रहा है मुसलमानों ने किया है, इमाम बोल रहा है मजहब पूछा जा रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ एक सपाई यादव जी जो है वो बोले नहीं, आतंकवाद का हम कोई नहीं शत्रुघ्न मानेंगे। सिन्हा बोल देंगे ऐसे नहीं, अब फिर मैं- भगवंत मान बोल देंगे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा मतलब इसी विषय पे, क्योंकि लोग इतने उग्र क्यों हुए हैं जो पूछ रहे हैं ना, लोगों में ये संदेह जगने लगता है कि यार हमारी आर्मी केपेबल है या नहीं, जब आप कुछ नहीं करते हैं तब। राइट। पुलवामा के बाद आपने किया, उसके बाद इक्का दुक्का 3 टेररिस्ट आज मार दिए परसों, क्योंकि वो नंबर कम होते हैं ना, उस तरह से ब्रेकिंग न्यूज बनता नहीं है तो पता नहीं चलता, और सामान्य आदमी के पास ये 27 हाँ। धर्म पूछ करके मारा गया ये पहुंचता है, उनको शॉक लगता है, फिर वो दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स कि यार हमारे आर्मी वाला कुछ नहीं करते हैं क्या यार, ये लोग ऐसे ही पाकिस्तान से आके मार रहा है। और ये स्थिति में पहुंचने से पहले मणिपुर का है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉट एब्जेक्ट फेलियर, बट 20 महीने आपको लग गए, और अभी भी जो चूड़ाचंद्रपुर है वहां पे हिंदू जो है वापस जाके मैतेई लोग वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी भी वो विस्थापित ही हैं। फिर विस्थापन हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में, हाँ। ठीक है 400 लोग ही हुए, लेकिन हुए तो हैं। और क्या ये पहली बार हुआ नहीं है। तो लोग भी संभवतः चाहे मुर्शिदाबाद हो या ये पाकिस्तान में बोल रहा हूं बंगाल को, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से जो हो रहा है, बांग्लादेश वाला तो अलग ही इशू हो गया, आपने अपना कुछ कहीं ना बंगाल। कहीं तो कुछ तो आइडियोलॉजी मैच करती है, तभी आपके मुंह से निकला है कुछ। तो वो है ही ना भाई, हाँ। पलायन वहां से भी हो रहा है यहाँ से भी। बिल्कुल। तो मुझे जरा सा आप तीनों से ये जानना है कि क्या लोग उब गए हैं इस कारण से, इस तरह का आ रहा है कि मेरा थॉट प्रोसेस सही है, या फिर इसमें आप कुछ और तरीके से भी देखते हैं कि मोदी क्यों नहीं कर पा रहा। मोदी मतलब मणिपुर और बंगाल पे ऑलमोस्ट साइलेंट है, मणिपुर पे तब बोला जब संसद से वॉकआउट कर गया अपोजिशन, और जब उसको फोर्स किया गया, और हमने कई बार बोला यार तुम इतने बार नॉर्थ ईस्ट गए, 20 महीने बीत गए, तो एक बार मणिपुर फिर से चले जाते, क्या हो जाता। सही बात। आपने ईगो पे ले रखा है कि नहीं कांग्रेस वाले बोलेंगे तब तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई कांग्रेस वालों ने तुमसे तो गौरक्षकों को गुंडा कहलवा लिया, उसमें तुमने कह दिया, तुरंत कहा सौगाते मोदी तुम भेज देते हो, अब मिल गया, और तुम्हें यहाँ पे जो है वो नहीं हो पाता। अजीत भाई, भारतीय जनता पार्टी की पहली जो सरकार आई थी अटल जी की, तो उन्होंने भी उस टाइम पर लुक ईस्ट पॉलिसी नाम से कुछ चलाया था, और इन जो ये 7 स्टेट्स है ना, इनको जोड़े रखने के, इनमें विकास पहुंचाने और अंतिम व्यक्ति तक जो अंत्योदय का इनका नारा है उस तक पहुंचाने में ये दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। हाँ। मैं अभी पढ़ रहा था तो 1950 में सबसे पहले नागालैंड के अलग देश बनाने के लिए आंदोलन हो गया था, और उसके बाद में नेहरू जी ने तो बम तलक गिरवा देते वहां अपनी ही जनता के ऊपर, आइजॉल में शायद बॉम्बिंग करवा दी। यस, बिहार में भी हुआ है। नेहरू जी ने तो बिहारियों को भी मरवाया था, बिहारियों को भी और गिरवा उसको- देते। उसके बाद लेटर लिख के कह रहे थे 400 मरवा दिए। हाँ, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो उग्रवाद बढ़ा है वो उनको इग्नोर करने की वजह से, वहां तक विकास ना पहुंचाने की वजह से ही बढ़ा है। इस्लामिक लोग भी आज इसी वजह से कह देते हैं कि हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि एक तो भारत से वो थोड़ा अलग है, चाइना घेरता है, इधर से बांग्लादेश घेरता है, और हम भी जाकर के वहाँ काफ़ी हद तक अपना काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज बहुत तेज़ी से हुआ है, वहाँ पर ईसाइयत बहुत तेज़ी से फैली है, वहाँ के जो पुराने गुट थे, जो उग्रवादी गुट थे, वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं, और इवन तब आपकी खुद की सरकार भी थी वहाँ पर, है ना, आपके संगठन की सरकार थी वहाँ पर। ऐसे में भी यदि नरेंद्र मोदी जी का वहाँ ना जाना, और राहुल गांधी पहुँच रहा है, वो बार बार उसके ऊपर बयानबाजी कर रहा है,
ऐसे में भी आपका वहां राष्ट्रपति शासन ना लगाना, वहां पर आर्मी ना भेजना, और फिर वो देखो महीनों तक निकलती रही हैं वीडियोस बाद में भी। वो हालांकि भले बहुत लोगों ने कहा कि रिटेलिएशन का है, भाई रिटेलिएट में भी आप किसी स्त्री के साथ में ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वो सारी चीजें ना करना, भाई देखो मुझे तो नहीं पता है कौन सी चाणक्य नीति है, अनुज गर्वित बता सकते हैं या कोई और बता सकते हैं कि क्या हुआ है वहां, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं अपने अगर पर्सनली देखा जाए तो मैं इस बात से लेकर बहुत व्यथित हूं कि आपका एक स्टेट जल रहा है लगातार, जिसमें कि आपने उसकी पॉलिसी बनाई, अटल जी ने बनाई, मोदी जी ने भी बनाई, बहुत पैसा भी लगाया आपने, मोदी ने बहुत काम किया है अनडाउटेडली। यस, बहुत काम चाहे किया है। कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, दोनों इग्नोर्ड रीजन थे डेवलपमेंटल पर्पसेस से, और रीजन भी टेरेन नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन तो आप रेल लाइन बिछाओ, हाईवेज करो। हाँ, आम जनता, आपकी स्त्री, बच्चे, महिलाएं, मतलब सब के सब अगर त्रस्त हैं तो आपका कोई तो एक स्टैंड ऐसा बनना चाहिए था कि बहुत जल्दी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर दोबारा से स्थापित हो जाए। मुझे नहीं पता कि कौन सी उनकी पॉलिसी काम कर रही है, पर ये मैं मतलब इस बात से बहुत ज्यादा व्यथित हूं, और इस पर मैं बिल्कुल भी मतलब इस पर कोई ग्रेस भी नहीं देना चाहता सरकार को, मोदी को। नहीं भाई, आपने गलत किया है तो किया है। तो मेरा इसमें ये है, देखो जो मणिपुर वाला मामला है, इस पे तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो वहाँ पर मैतेई लोग हैं ना, और जो कुकीज़ हैं, इनके बीच में सबसे बड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैतेई जो हैं जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं कुकीज़ से, और जो मैतेई लोग हैं वो करीब 15% क्षेत्र ऐसा है राज्य के अंदर जिसमें वो रहते हैं। 15 भी नहीं, 10% 10% है ही जिसपे वो बना के रहते हैं। हाँ। मतलब उनका पॉपुलेशन स्टेट का 90% है जो वैली में रहते हैं, और वो 10% जमीन है क्षेत्र में ही, 10%। राइट। और उसके उलट जिनका 10% पॉपुलेशन है उनका 90%, तो वही वो एसटी वाला वही बात। मेरा प्रश्न जो आपसे था ना वो ये था कि क्या लोग मतलब ये जो इनकम्पिटेंस परसीव करते हैं, काम हुआ है, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि मतलब बैकग्राउंड में सरकार ने चाहे जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको टेबल पे लाना, क्योंकि भाजपा का एक ये भी रहा है पॉलिसी कि दे डोंट बॉम्ब देयर ओन पीपल। उनको लगता है चाहे कुकी हो, मैतेई हो, है साला अपने ही, हम इनकी फंडिंग रोक दें, हम इनको अलग तरह से चोक करें। तो मैं बोल रहा परसेप्शन जो क्रिएट होता है ना, वो क्या आज जो आदमी पूछ रहा है कि तुमने जहाज क्यों ने, मोदी नपुंसक हो गया, नकारा है ये, आज जैसे दो का घर गिरा दिया गया, मतलब कश्मीर में एक बुलडोजर मार दिया, एक को विस्फोट करके उड़ा दिया। लोग कहते हैं हमको ये हवाबाजी मत करो भाई, हमें सत्ता इसके बदले 27 अफसर चाहिए, इस टाइप का। अभी जैसे हम बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद में पूरे इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद किस तरीके से बताया जा रहा है, आप 400 परिवार हैं, 400 लोग हैं, 400 लोग हैं, 400 लोगों का पलायन। यहाँ पर एक अखलाक की जब मृत्यु हुई थी तो कितने दिन तक पूरा शोर मचा था पूरे देश के अंदर। 400 लोगों के पलायन पर कितना शोर मचा है, आप दोनों का मूल्यांकन एक साथ कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कितना शोर मचा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल का हमने उदाहरण लिया है, तो बंगाल में चुनाव आ रहा है, जितना हिंदू, मान लीजिए कि अभी 4-5 लोग मरे थे, 40-50 मर जाते हैं, 400-500 मर जाते हैं, जितना अधिक हिंदू मरता उतना हिंदू संगठित होता, लामबंद होता, और वो भाजपा को फायदा करता। तो जब हम पॉलिटिकली ये सारी चीजें देखते हैं ना, तब ऐसी पिक्चर बनने लगती है कि छोड़ दो, मरने दो। और वो जो हमने नायक फिल्म का सीन होता है ना, और ये इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी सम्मिलित होती है, जिसको जहां फायदा दिखता है वो करता है, उसमें बीजेपी भी है। ये बंगाल के अंदर मुझे सिर्फ यही लगता है कि भाई आपको लामबंद करना है हिंदू को, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप उस स्टेट को जीत जाओ, क्योंकि 90 के करीब सीट ऐसी हैं जहां पर आप बिल्कुल जीरो हो, वहां पर आप जीत ही नहीं सकते हो। 90 सीट ऐसी हैं, आपकी शुरुआत ही 90 सीट घटाकर हो रही है। तो सीधी सी बात यही है कि हिंदू को लामबंद करना है, और उसके चक्कर में हिंदू जितना मरेगा, हिंदू जितना पलायन हो जाएगा, जितना मैसेजिंग ये जाएगी, जितना इस प्रकार की मैसेजिंग जाएगी कि भाई इस्लाम आपके ऊपर ये करने वाला है, वो करने वाला है, तब हिंदू लामबंद होता है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। तो मुझे ये लगता है बंगाल के अंदर, और बट इसकी मैसेजिंग मेरे को नहीं लगता कि सही जाती है लोगों के अंदर। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अपनी वोटिंग पैटर्न्स देख लीजिए या बातें देख लीजिए,
आपको भाजपा का कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख जाएगा। लेकिन हम भी ऐसी ही बात कर रहे हैं ना कि ये भाजपा जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है, जीतने के लिए कर रही है, वहां पर लामबंद करने के लिए कर रही है, लेकिन उसकी मैसेजिंग ठीक नहीं जाती है कभी भी। अनुज भाई संदेश खाली देख लो आप, क्या एक्शन था इनका, इनका प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन क्या रिएक्शन था इनका, अभी ये मुर्शिदाबाद चल रहा है क्या रिएक्शन है इनका। सारी भाई हमने लाशें यूं टंगी हुई देखी हैं, गलों में फांसी का फंदा लगा लगा कर लोगों को हिंदुओं को मारा कटीले गया। तार, हाँ कटीले तारों से पानी फेंक दिया, और हाँ। इनके कार्यकर्ता थे मैक्सिमम। ये केरल में भी ऐसा हुआ है। सबको मोदी जी ने 2021 के जनवरी में 26 जनवरी में मिलने भी बुलाया था। हाँ तो ये सब जब दिखता है फिर लगता है कि यार ये जो पॉलिटिकल जगरनॉट चल रहा है, रथ, उसके पहिए के तले जो आके उनको मुक्ति मिल रही है एक तरह से, इस तरह का भाव लेके। और बहुत सारे लोग इसमें नाराज हो जाते हैं, नहीं शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि शुभेंदु अधिकारी नहीं कर रहे हैं या बंगाल भाजपा नहीं कर रही है, क्योंकि उनके तो अपने लोग मर रहे हैं। तो मेरी बातचीत वहां के एक लोकल जर्नलिस्ट है, उसके 6 दोस्त को मार दिया यार, एक एक करके। मतलब पिछले 10-12 साल में उसके 6 दोस्त जी मर गए। बोला अजीत जी मैं भी कभी मारा जाऊंगा, आप न्यूज सुन लो, और हो सकता है कि न्यूज ना भी सुनो, ऐसे ही मर जाऊं मैं बिना किसी मतलब उसके। तो इस पे आप डिसाइसिवली ना एक्ट आउट कर रहे हो ना, मतलब कुछ दिखता नहीं है तो आम आदमी सोचेगा कि भाई नकारे संविधान का वो संविधान की दुहाई देने लग जाओगे भाई, ये तो संवैधानिक ढांचा ऐसा नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है भाई। इनको अपनी आप इंदिरा गांधी 50 बार एक छवि ये भी बचानी है कि हमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना। हाँ, ये जरूरी है। इसका फिर कतर वाले एक मेडल दे देंगे इसके। भारत हो सकता है इतना 22 जगह से लिया है तो एक और मेडल रहेगा नहीं, 56 के 56 से लेके मानेंगे। हाँ ठीक, हाँ 57 या 56 देश है ना इस्लामिक। नहीं सूडान बाहर हो गया तो अभी 55 बचे। और मुझे ऐसा लगता है लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक्शन ले लेते हैं ना इन चीजों पे, तो उसकी मैसेजिंग इतनी पॉजिटिव जाती है, इवन बंगाल में भी पॉजिटिव जाती है, उससे हिंदू ज्यादा लामबंद हो जाते हैं भाई। जो हिंदू मोदी का त्रिपुंड देख के पागल हो जाता है, वो यार तुम इस पे एक्शन लोगे तो यार क्या गजब की मैसेजिंग होगी। सही बात। और खाली मैसेजिंग की बात, खाली पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, आम आदमी को लगेगा नहीं सरकार है हमारी रक्षा के, बिल्कुल मेन बात वो होती है। एक किताब है इजराइल के किसी सेनानायक ने लिखी थी, उसने कहा कि अगर मुझे अब एक इजरायली महिला के आंसुओं और 1000 फिलिस्तीनी महिलाओं के आंसू में से चुनना पड़ेगा तो मैं अपनी इजरायली महिला के आंसुओं को चुनूंगा और मैं रिटेलिएट करूंगा। मैं उनको रोने दूंगा, अपनी इजरायली महिला को नहीं रोने दूंगा। यदि इस तरीके की पॉलिसी हम लोग चाहें, और पहले हम मोदी जी कैसे सुना करते थे भैया हम 125 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम गोलियां चलाना शुरू करेंगे गिनेंगे नहीं। राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट आता था, लेकिन वो ठीक है, जंग लग गया क्या हो गया, बस आपने वो एयर स्ट्राइक हुई ठीक है, लेकिन जो अंदर आपका आगे होगा, बट आधा मोर्चा जो देश के अंदर इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है, उस पर आपका सच बताऊं तो सोशल मीडिया भाई साहब जो बिल्कुल मतलब आपके मान के चलो अंधभक्त हैं, चरणों में पड़ी हाँ वे लोग आपको डिफेंड करते हैं और आपका रीट्वीट तक नहीं मिलता है, आपके किसी पिद्दी भाजपाई का उसको रीट्वीट तक नहीं मिलता। नहीं, इसमें देखो जो आपका मूल प्रश्न था उसमें 2 चीजें हैं। एक तो नैरेटिव की बात आ जाती है फिर से कि जो आपने भयंकर काम किया, आपने कश्मीर में इतना काम किया, आपने कश्मीरी पंडितों को दोबारा से वहां पे एस्टैब्लिश करने के लिए इतनी कॉलोनीज बना दी, इतने सारे फ्लैट्स बना दिए, इतने सारे मंदिरों का अभी गए नहीं है, बट वो रिलोकेट कराने का इनका पूरा विचार था। अब ना जाएगा कोई भी, अब जो होगा वो अलग बात है, बट अभी तक आपका विचार यही था ना कि इतनी कॉलोनीज बना रहे हैं, उसके बाद इतने लोगों को वहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे, फिर इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा जिसमें सन टेम्पल भी है और बहुत सारे 20-25 मंदिर ऐसे नहीं चेंजेस आ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, वो सब चीजें थी, बट वो चुनाव से पहले थी भाई, राष्ट्रपति शासन तक थी, वो हो रहा है, अभी भी हो रहा था वो। पर आप मेरे को ये बताओ ना कि क्या लोगों को पता है वो हमने एक वीडियो बना दी, एक आपने बना दी, एक इन्होंने बना दी, उससे बात बन जाएगी क्या? नहीं होती वो नैरेटिव आपने कभी बनाया ही नहीं। और हम लोग भी वीडियो तब बनाएंगे जब
वो चीज उभर के आ रही है, रेखांकित हो रही है किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, किसी और चीज, तब जाके फिर हम लोग उसको पिक करते नहीं, हैं। हम तो फिर भी कर लेते थे कि चलो ऐसा हो रहा है, कश्मीर के एक मुद्दे को उठा लिया जाए और ऐसा कर दिया जाए, हमने तो फिर भी बना दिए इसके ऊपर, पर Narrative वो और तो narrative बिल्कुल लोगों failure तक है। नहीं है। नहीं अगर होता है। अगर आप देखोगे, लोगों को नहीं पता है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं कश्मीर में, हमने क्या यार किया है। एक बात बताओ, बीजेपी की आईटी सेल जिसको हम कहते हैं, उस पूरे आईटी सेल का आप काम देख लीजिए, उस पूरे आईटी सेल का काम है, उसका काम है मोदी का फेस सेव करना। भाई वो लोग तो अपने इमेज से इतना डरे हुए हैं, बोलते हैं हम आईटी सेल नहीं है, हाँ। जबकि हम जानते हैं तुम साले हो, तुम हो, लेकिन बोले नहीं हमें हम अलग है, हम अलग है, हम हम इनमें- स्वतंत्र रूप से अपना ये काम कर रहे हैं। अब मेरे को ना ये बताओ, जो अभी मुर्शिदाबाद की बात चल रही है, उसके ऊपर आईटी सेल के अध्यक्ष उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ममता के स्टेट में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये ऐसा कर दे रहे हैं, वैसा कर दे रहे हैं, और हिंदू रिटेलिएट करेगा, बीजेपी रिटेलिएट करेगी, इसका बदला लिया जाएगा, इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी। तो उसके ऊपर संजय दीक्षित जी ने लिखा कि कैसे रिटेलिएट करोगे इस ट्वीट को रीट्वीट करने से। हाँ बस 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 तो एक्चुअली बस यही करना है हिंदुओं को तो। उसके बियॉन्ड किया क्या नहीं, कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद फिर में तुरंत बोल देंगे संजय जी आपने क्या किया है, हाँ, आप क्या बंगाल अबे संजय जी क्यों जाएंगे बंगाल भाई, अजीत सेंटर पवार किसके किसके पास बंगाल जाएंगे भाई? हम क्यों जाएंगे हम बंगाल फोर्स यार? हैं, सेंटर फौज हैं हम। सेंटर किसके पास है? हमें फोर्स दे दो, हम देख लेंगे भाई, हमें सेंटर दे दो, हम देख लेंगे भाई। कुछ भी। अगर ये यही बकैती करनी है तो सेंटर आपके पास है, एक स्टेट उस तरीके से काम नहीं कर रही है जो फेडरल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, तो सेंटर का क्या दायित्व बनता है? और भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, नहीं, इसमें ये लोग कंटिन्यू 10 साल से चल रहा है, जब से इसमें ना- भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से वो कंटिन्यू यही काम कर रहे हैं। नहीं उद्देश्य ही नहीं है। आईटी सेल वाले बताएंगे ना कि नहीं यार ये आपका उद्देश्य ही नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं संविधान होता, आप जी, पढ़ जी। के आए जी हाँ, जी, हाँ। ऐसे ऐसे थोड़े आपने तो बस कह दिया। मुझे लगता है कि जब ट्विटरबाजी ही करना है, मैं बेहतर करता हूँ तुमसे, डिफेंड भी तुमसे अच्छा कर लूंगा, डिफेंड भी अच्छा करूंगा, और जब अटैक करना है वो भी कर लूंगा, तुमसे तो अच्छा हूं मैं। सही बात। और यदि बात बंगाल जाने की भी यदि होगी तो भी साले तुमसे तो अच्छा ही करूंगा वहीं जा, चाहे फिजिकली करना हो, नैरेटिव के लेवल पे करना हो, सही बात। तो वो बेमानी हो जाती है वो बातें। अब हाँ। नैरेटिव के लेवल पे आप मेरे को ये बता दो कि आपने किसको या कितने मीडिया हाउसेस थे, मतलब आप भाजपा जो है या सेंटर जो है वो मीडिया को भेजती कि जाओ भाई मुर्शिदाबाद जाओ और इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्री बना दो, इस तरीके से आप कुछ पब्लिक रिव्यू कर दो, पब्लिक से पूछो कि क्या हो रहा है, या इस तरीके से वहाँ के जो लोग, मतलब जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं, उनसे बात करके कुछ नैरेटिव बनाओ। 2013 का मेरे को याद है, 2013 में जब हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, पहले तो मुसलमानों ने ही मारना शुरू किया था, फिर उसके बाद जब हिंदुओं ने रिटेलिएट किया तो कश्मीर ये इसमें एनडीटीवी गया था वहां पे। एनडीटीवी का वो श्रीनिवासन जैन है ना, वो गया था अपनी पूरी टीम को लेके। अब उसने वहां पे जाके क्या नैरेटिव सेट कर दिया, एनडीटीवी ने वो सेट एस्टेब्लिश कर दिया कि केवल अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हुआ है। इस तरीके के लोगों पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई उस तरीके की। आपने कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनवाई? मैं अरे, बताता हूँ श्वेता सिंह डॉक्यूमेंट्री को का क्या। बांस से ही लगा के ना रोक दिया गया संदेश खाली से पहले ही, और वो वहीं से वापस आ अरे, गए। संदेश खली से पहले क्या, अभी कल परसों की बात है, ये चित्रा त्रिपाठी को ये तो कश्मीर में पूरा पेल दिया इन लोगों को। हैकल किया गया उसको हाँ। वहां पे। नहीं, ये कहीं घुस नहीं पाते, ये कहीं घुस नहीं पाते भाई। जो डॉक्यूमेंट्री की बात होती है भाजपा और संघ वाले बनाते हैं, वो वैक्सीन और पे बनती। आप ही नहीं संदेश खाली के भी विक्टिम्स पे बनाया। मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है, वो आपस ही में बना के देख लेते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि बनाओगे तुम झाटू क्वालिटी का, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें बनानी आती नहीं है। जो बनाना चाहते हैं उसको तुम बनाने पैसा देते दोगे नहीं, नहीं, नहीं पैसा नहीं देंगे हाँ वही, कि वो दोस्ती यारी में यारी दोस्ती अजीत में जी करते बना लीजिए एक डॉक्यूमेंट्री। आपका चैनल तो भाई मोनेटाइज मैं है। ये देखूंगा ना कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं बनाने की स्थिति में हूँ या भाई नहीं। मैं- तुम मेरे लाइफ को जो थ्रेट्स हैं
वो क्या प्रोटेक्शन दोगे? नहीं 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 अजीत जी, वो तो विक्टिम्स का नाम भी आपको पता करना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई खुद लिस्ट ढूंढो। भी नहीं है। नहीं मेरे वहाँ को मुसलमान से जाके पूछो नहीं, मेरे को- कि यार वो एक हिंदू महिला रहती है, उसका घर कहाँ पे है, मेरे को उसका मैंने भोगा है यार। 2021 में मैंने कितने 14-15 लोगों के इंटरव्यू किए हैं जिसके घर के लोग मरे थे। जी जी और जब हम जा रहे थे ना उन गलियों से, तो एक बंदा, क्या तो वीर बहादुर सिंह उसका नाम था, उसके पीठ में सटा के गोली मारी थी, और उसका लक इतना अच्छा था कि फेफड़ा और हृदय के बीच से गोली निकल गई, वो जीवित बच गया। जी वो जा रहा था हमारे साथ बात करते हुए, पीछे मुल्ला बैठा हुआ था, वहां बोल रहा था पिछली बार तो बच गया, इस बार नहीं छोड़ेंगे। आप सोचो कि वो जो भय होता है ना, कि ठीक है मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, 2 ट्राइपॉड हम मार सकते थे उसको, या जो भी अगर वैसी स्थिति आती, लेकिन वो कितना कॉन्फिडेंट बिल्कुल। कि साला 4 आदमी के साथ हिंदू जा रहा है, वो अकेला बैठा हुआ है, ऐसे कमेंट मार आपके रहा है। उस दोस्त को रहना वहीं है, हाँ हाँ, वो उसकी वही हर रहेगा। सांस उन लोगों के बीच में ही ली जानी है। और उसको न लीगल प्रोटेक्शन, हाँ न इमोशनल प्रोटेक्शन, न आर्थिक प्रोटेक्शन, कुछ नहीं ही। अरे वो सनातन का सिपाही है, हाँ सनातन का सिपाही जो है मरे जा रहा है, और किसी कोई चिंता नहीं है भाई। नहीं, वो पहिए के नीचे तो आना ही पड़ेगा ना कुछ। हाँ वो होगा कि भाई रस्सी में खींच रहे हैं और शहंशाह बैठे हुए हैं, तो 2-4 आदमी तो मरना चाहिए। विराट हिंदुत्व की अगर इस तरीके से रथ यात्रा निकल रही है, हाँ तो वहां तो कुछ लोगों को तो देखो बलिदान देना ही पड़ेगा। तो वही देखो, नैरेटिव इज द बिग इशू। जितना कितना भी गोदी मीडिया कर लो, नैरेटिव आप नहीं बना पा रहे हो। मोदी जी का नैरेटिव अलग बात हो गई, देश मोदी का तो बन रहा है। देश का हिंदुत्व का नैरेटिव नहीं बन रहा है। नहीं बनता। अरे अरे वो थोड़ा फुद्दू- बहुत हो रहा है ना। हाँ, वो हम आप हमारे स्वतंत्र लोग जैसे हैं, हम आप कर- वो बिल्कुल। फुद्दू सा साला है, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना के लाया था मोदी पे, वो आपने बैन करी थी जो, हाँ उसका ये नैरेटिव मेकिंग ऐसे नहीं होती। नैरेटिव फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि बीबीसी वो लेकर आया है डॉक्यूमेंट्री, उसको फिर 5000 लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो हर कोई आप उसके वीडियोस देख लो ना, राठी के जो मोदी तानाशाह मोदी, वो किस तरीके से शेयर हुए थे उस टाइम पे। हर आदमी उनको डाउनलोड करके पूरा का पूरा वीडियो ट्विटर पे डाल रहा था, बाकी सोशल मीडिया पे डाल रहा था। मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना बताऊंगा, मैं उस समय वहाँ उसमें जाता था टेनिस क्लास में लेके, तो वहाँ पर एक अंकल थे, करीब 70 साल से ऊपर उनकी उम्र होगी। अब वो पूरे मोदी फैन, बिल्कुल मोदी फैन, मतलब आप ये लगा लो कि जिन्हें भक्ति के लेवल पे कहा जाता है ना, उस टाइप के। उन्होंने उसका वीडियो देखा, अगले दिन मुझे आके, हमारी बात हो रही थी, चुनाव बहुत पास था उस समय, तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई ये कर तो ठीक नहीं रहा है, ये चीज़ें तो गलत कर रहा है। कहा भाई अंकल जी अब क्या बात कर रहे हैं? कल तक तो आप कुछ और थे। फिर मैंने उनको अपना वीडियो भेजा, जो मैंने कवरेज की थी ना, मैंने उनको अपना वीडियो भेजा। फिर अगले दिन आके वो कहते नहीं तुम भी ठीक कहते हो। और अनुज भाई इस पे जो भाजपा IT सेल का नैरेटिव पता क्या था? ध्रुव राठी ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं। ये था उनका काउंटर अटैक। अबे 2 करोड़ लिए तो अच्छी बात है ना भाई, कि बंदा पैसे कमा रहा है। और उस पे फिर मैंने बनाया, उस पे रील मेरा, वो भी अच्छा खासा चला, घूम फिर के मेरे पास आ रहा है। ये लोग इतने चालाक हैं। अमित मालविया क्या करेगा? रीट्वीट नहीं करना, डाउनलोड करेगा, करता है, इंटरनल ग्रुप में डालेगा, और वो बोलेगा ये अब अपलोड कर। हाँ अरे ये इनका ये है कि तुम ये जानते हो कि उसको 2 करोड़ मिला है। अजीत भारती कितने करोड़ रुपये छोड़ो, पैसे दिए तुम। नहीं, आपका चैनल तो मोनेटाइज है ना जी। हाँ अरे हाँ, मोनेटाइजेशन, यही वर्ड यूज होता है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसके ऊपर वीडियो बना रहे हो? आप मोदी जी के कारण से बना रहे हो? नहीं, लास्ट में आपने तो अजीत जी QR कोड लगाया है। हाँ उस पे तो आज तो अजीत जी आप QR कोड ही पहन के बैठ गए। आपने शर्ट पहन रखी है। ठीक है, तो इन लोगों का ये रहता है कि यार आप लोग तो कमा ही रहे हो भाई। ऐसे बोलते हैं साले, छाप रहे हो तुम तो छाप रहे साले, तुम नहीं छाप रहे, हमारे नाम पे ले लेके बैठे हो 5-5 साल से, हराम के मुंह मत खुलवाओ बस। नहीं, चक्कर इसमें ये भी है ना भाई। देखो, अगर हम अपनी बात करें, हम तो मतलब ऐसा है कि केवल ब्रेक इवन कर रहे हैं, सैलरीज वगैरह सारी चीजें करके, वो ब्रेक इवन टाइप का ही होता है, और हम सबका ऐसा ही है। सही बात है ना। नहीं, कमाने का तो ये होता ना कि ये शो जो है दुबई में शूट हो रहा होता, कि दुबई में हमने अजीत जी कहा रहे, मैं यार तुम साले गलीच इंडियंस के साथ नहीं, मैं रहूंगा दुबई में 0 टैक्स। ऐसा लोग मिलते हैं। अभी
जीएसटी के लिए अप्लाई किया, पता चला कि भाई 55% तो यूएस गवर्नमेंट रख लेती है हाँ। और गूगल रख लेता है। हाँ 100 में जो 45 रुपया आएगा उस पर 18% जीएसटी पे करो, यस उसके बाद जो सैलरी जा रही है हाँ। या ले रहे हो उस पे जो है इनकम टैक्स दो। बिल्कुल। तो भाई आदमी बचत कितना करेगा इसमें? नहीं, वो- नहीं, वो आपका तो मोनेटाइज्ड है जी, आप क्यूआर कोड लगाते हो हाँ जी। बस और फिर क्या करेंगे, इनके पास जब पैसा रहता है तो मैं बताता हूँ कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज कैसी होती है। पता चला इनको कि यार नैरेटिव तो बन ही नहीं पा रहा इतने सालों से हमारा। फिर टीम एक बैठते बोलते मल्टीमीडिया हायरिंग होगी, अब 100 लोग की टीम बनानी है, तो बनाइए। और टीम जब आप देखोगे कि मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अपने लोग जो है बहुत नाराज हो जाएंगे, बट आप समझ सकते हो कि आपके पास जर्नलिस्ट में कौन बचा? सुधीर चौधरी जी। और बाकी में तुम जो राइट विंग में या नॉन लेफ्ट में नैरेटिव बना रहा है, तुम जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके कौन चेहरा काम कर रहा है मुझे बताओ, बताओ। जिससे तुम नैरेटिव बना लो। बिल्कुल। लिखने वाले तो मैं मान सकता हूं मिल जाए, बोलने वाले और एडिटिंग तो तुम बढ़िया कर लोगे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इस पे। अरे एडिटिंग की बात से याद आया, DD1 का कलर कंट्रास्ट और कलर जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, उसको ही आप देखोगे थोड़ी देर, उसके बाद आप टीवी बंद कर दोगे। हाँ सच वो बताऊं ऐसा तो बैकग्राउंड वगैरह ना फील देता है, हाँ। बहुत लगता है कि उदासी चल रही है हाँ कुछ इस हाँ तरह। हाँ हाँ बहुत उदासी चल रही है, उसको देख नहीं और पाते। उसको दिख नहीं रहा है कि रेड, हाँ। व्हाइट, येलो, हाँ। इस जर्नलिज्म में ये 3 कलर जो है ना टीवी पे सबसे अधिक चलता है। उसका कोई तो कारण होगा यार। हाँ। बोलते है रिसर्च। हाँ। अरे आईएएस ये है, थोड़ा ही ना हमारा होता है कुछ। भतीजा बोला कि नहीं वो पीले रंग का दो यार, हाँ। डल टाइप का एक, ये ब्राउन कलर टाइप का इससे भी दो। डल सा है कुछ वो, थोड़ा सा तो वो बस मतलब- उसको लगा देंगे। और किसी का उनको नहीं लगता कि इस पे कोई विज्ञान है, इस पे कोई स्टडीज होती है कि भाई कलर पैलेट क्या रहेगा। यस मुझे वो लगता है अट्रैक्ट करके कि- रखता है आपको, भाई उठने नहीं देता। फिर आपका BGM ऐसा होना चाहिए, फिर आपके पंच सोने चाहिए। चलो ठीक है भाई, अशोक श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा बोल रहे मैं हैं, बोल रहा वही प्रखर जी बहुत अच्छी रिसर्च लेके आ अशोक रहे और हैं। प्रखर जी जैसे लोग हाँ जितना एफर्ट डालते हैं ना भाई, हाँ मेन स्ट्रीम जो बाकी मीडिया भाई 10% काम नहीं करते। नहीं वो करते। लोग ऐसे करके बिल्कुल बिल्कुल। टेलीप्रॉम्प्टर पे हाँ बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आ रही है और रास्ते में, वेट कर रहे रास्ते हैं कि में टेलीप्रॉम्प्टर सालों कुछ अभी आ रही डालो, है। बड़ी खबर कितनी बार आएगी। रास्ते में है अभी उसके आ बाद रही बोल है। रहा है कि 3 लोगों की बस जो है गड्ढे में गिर गई, गड्ढे में गिर गई 3 लोगों की बस। एक बड़ी खबर आ रही है, हाँ साला सेम चीज जो टिकर पे चल रहा है, सेम हाँ, चीज हाँ। बोल रहे हो, उसको 3 बार रिपीट कर रहे हो। अरे वो जिन्ने बिन्ना लगा भाई, दिया, हाँ। तो सीढ़ियों पे भाग रहे हैं, अरे वहां से साले। दौड़ के आ रहे हैं, कैमरे के पीछे आ रहे हैं। मैं बड़ी बड़ी खबर, मैंने कहा साले घर से भागा आ रहा है ये। अब ये एक नया हाँ, ये चला दिखा है दिया है। कि एंकर बैठेगा नहीं। नहीं ये एंकर गोस्वामी होता ने हूँ शुरू कि किया अभी है। मैं सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर पे जाके दिखाऊंगा मैं। वहां से दिखाऊंगा मैं। साला, मतलब क्या उसको चल लगना रहा है चाहिए कि बे? बंदे को खबर सुनने के बाद दस्त लग गए हैं। वो मुझे लगता है कि बीएसएफ जो अटारी बॉर्डर पे करता है उनको टक्कर देते हैं हमारे जी, जी, जर्नलिस्ट जी, सब, जी, जी। कि हम भी, तुम पैर नाक में सटा लेते हो, हाँ। हम भी कुछ तो सटा लेंगे सालों। हाँ, हाँ, हमें एकदम जिमी जिब लगा करके ऐसे करके उठाओ, हाँ। ऐसे गिराओ, वापस से पूरा लगे। मैं नैरेटिव को ही लेके एक गंभीर बात करना चाहूंगा कि मार्च 2024 में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए। हमके बाद नहीं हुआ? मई पहुंचने वाला है यार। दोबारा नहीं हुआ इस बार क्या ये पंचवर्षीय योजना थी क्या? अगले और चुनाव से मोदी जी पहले ने कहा था कि हर साल होगा। हाँ। यार इसमें मुझे बुरा लग रहा है हाँ, थोड़ा सा। मैं इस बार अप्लाई करता। नहीं पिछली बार तो मुझे तो बोला अजीत जी आप आइए सामने बैठिए, वहाँ विज्ञान भवन में आपको एक सीट दी जाएगी। मतलब मैंने बोला गजब, मैंने बोला कि यार मैं क्यों बैठूंगा? बोला अरे मोदी जी निकट से दिखेंगे। अच्छा भाई मोदी 4K में देख रहा हूँ मैं बहुत सालों से, अब नहीं देखना मुझे। जितना दिख रहा है दूरी बनी हो ठीक है। बिल्कुल, मैं तो फोटो खिंचवा के लाया उनके साथ में। भाई साहब मतलब ऐसे मिलना ऐसे मिलना तो सब है। मुझे लग रहा है कि इस बार बोले अजीत जी आपका अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ। पहले पिछली रो में बिठा रहे थे, हाँ। आपकी औकात यही है अजीत जी, आप मिडिल में वापस या बीच में आइए, आप थोड़ा सा आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हाँ। तो ये कर रहे हैं भाई। नहीं अवार्ड तो आपको नहीं दे सकते। नहीं हमको देखो, चाहिए आपको- भी नहीं, नहीं, ना। आप तो- इतना बड़ा घर में आपको दिख रहा है, एक भी अवार्ड कहीं दिखा? नहीं मैं बचपन से बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल में बहुत सर्टिफिकेट मिले, मैं साला फाड़ फेंक देता, हमको नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल वो टैलेंट माथे पे चिपका के थोड़ी घूमना है। नहीं 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 नहीं, सच्ची बात है कि वहाँ
वहाँ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो बाद में फिर जो है क्या इनाम ले बेचारों का। और हमारे जैसे लोगों को जिस प्रकार के हम इश्यूज उठाते हैं या बातें करते हैं ना, हम लोगों को कभी नहीं बुलाने वाले वो। नहीं, हम ना हमें जाना भी चाहते नहीं, यार। ना हमें जाना। मैं तो कह रहा हूँ रवीश जी को मिले डिसरप्टर ऑफ द ईयर टाइप का कुछ अवार्ड मिले भाई, इस बार रवीश जी को मिले, और पद्मश्री शायद मिल गया उनको, पहले ही मिल चुका। हाँ। मतलब उन्होंने तो अपने लोगों को तो कुछ कुछ अवार्ड तो दे मैक्सेस दिए। से मिला। बरखा को मैक्सेस से मिला। मिला, बरखा और बरखा को मिला था, राजदीप राजदीप को मिला था, यार, विनोद रवीश दुआ। मिस विनोद कर दुआ गया, को मिला रवीश था। मिस कर गया। हाँ। विनोद दुआ को मिला था, विनोद दुआ को मिला था गोलगप्पे खाने का। हाँ 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 वही। हाँ। तो रवीश जी गलत टाइम पे पॉपुलर होना चालू है। 2012 के लगभग से रवीश हाँ। का राइज चालू होता है और 14 से उसका फॉल जब ये चालू लुढ़क है। लुढ़क के वो किया करते थे। हाँ। मैंने कई फिल्में, देखो नैरेटिव वाली बात चल रही थी ना, मैंने कई फिल्में ऐसी देखी थी। तो यामी गौतम की फिल्म हाँ, थी, 300 आर्टिकल नहीं नहीं नॉट दैट, एक और फिल्म थी जिसमें वो बंगाल की कुछ स्टोरी चल रही है, आई डोंट बरखा दत्त रिमेम्बर, बनी है। वो आई थिंक जर्नलिस्ट होती है या क्या होती है वो, भाई एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही है उसमें, और एक सीन के अंदर वो बेड पे लेटी हुई है और यूं आई थिंक बुक पढ़ रही, ऐसे पढ़ रही है या साइड में रखी है उसकी बुक, वो बुक रवीश कुमार की थी। अच्छा हाँ, याद ये आ गया देखो मुझे, क्या- मैंने देखा ये। क्या- आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी मेरा बोलना ही है वो वाला, कौन सी? बोलना ही है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट ये इस तरीके, मैं बता रहा हूँ कि कैसे सटल नैरेटिव किस तरीके से दिया जाता है। जर्नलिस्ट है, यही तो यार आर्ट प्रोडक्शन वाला बंदा और करता क्या है। हमारे यहाँ पर जो जिनको हम राइट विंग सो कॉल्ड वो बोलते हैं, नैरेटिव मेकिंग फिल्म, ऑन द फेस सारा कुछ चल रहा है, सब और वो कुछ। बोले किताब रख दो कोई भी, पता चले कि आदमी हिंदू है, कुरान रख दिया उसके वाले क्या काय साला के मोटा लग एक रहा है। वो फिल्म है जो सटल तरीके से ना, इसमें कौन सी थी, सटलिटी तो है ही नहीं ना। सटल तरीके से ये केरला स्टोरी में कई जगहों पे वो डाला गया। जैसे वो जब रूम में होती है तो पीछे की दीवारों पे क्या क्या लिखा हुआ है, वो पुरानी सटल आयतें थी सटल उसमें। तरीके हाँ, से बहुत सारी। उसमें है सटल तरीके से, बट वो भी भाई ऑन उस द पर काम किया गया फेस था। चल रहा है। जगहों पे है। और उस पर मैं काम आपको किया बताऊं, गया था। उसमें एक और फिल्म थी, ये विद्युत जामवाल की फिल्म है, खुदा गवाह, सेकंड वाली। उसके नहीं, वो अंदर खुदा हाफिज है, खुदा हाफिज जो भी सेकंड है, वाली, जिसमें उसको उठा ले जाते हैं, उसकी वाइफ को उठा लेते हैं। हाँ, तो जो भी है उसमें देयर इज वन सीन, विद्युत की देखता हूँ। बट नहीं, वो ठीक फिल्म है। वो भाई वही मैं कह रहा हूँ, टेक्निकली इट्स अ गुड फिल्म। वो शिया मुसलमान वगैरह कुछ ऐसे बना है उसमें, टेक्निकली इट्स अ गुड फिल्म। लेकिन जब आप देखोगे ना, उसमें भी एक रवीश का किरदार डाल दिया गया है, और वो बंदा मतलब इतने तरीके से उसके जर्नलिज्म को दिखाया गया है कि एक रेप विक्टिम, छोटी सी बच्ची होती है 5 साल की 8 साल की जितनी, उस रेप विक्टिम का फोटो नहीं लेना, मना कर दिया। अरे ऐसे ये कठुआ केस है ना, कठुआ गया। अब एक मतलब यही सब में थोड़ा सा अलग टाइप का है, ब्राह्मणों को अनुराग कश्यप ने जो लिखा था, अब एक्चुअल में ब्राह्मणों को लिखा था या उसकी बेटी को, जो उसने क्लेम किया कि मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को गंदी गंदी गालियाँ वालियाँ दे रहे थे, तो उस व्यक्ति को उस तरह से जवाब दिया गया था। इस पे मैं, आप दोनों तो ब्राह्मण या हम लोग तो कहाँ आते हैं हमें पता नहीं, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है इस पे? मेरा तो मानना ये है कि भाई जो वो उसका स्पेसिफिक पूरा टारगेट था वो ब्राह्मणों पर ही था, और एक सिर्फ वो मूतने वाला उसका स्टेटमेंट ज़्यादा वायरल हुआ है, उसके अलावा भी उसने 4-5 जगह ब्राह्मणों का स्पेसिफिक नाम लेते हुए लिखा है सब कुछ। एंड उसकी जो हेट है ना, वो सिर्फ यहाँ पर नहीं, वो आप बाकी चीज़ों में भी, उसकी एक वेब सीरीज है घूल नाम से, वेब सीरीज है, अबे 3 एपिसोड की है। उसमें आप उसको देख लीजिए, वो उसकी ब्राह्मण हेट जो है वो साफ दिखती है। सेक्रेड गेम देख लो, सेक्रेड गेम्स देख लीजिए, उसमें देख लो। बाकी आप ये बताया जा रहा है कि इसके जो बाप है वो राजपूत है, माँ जो है वो ब्राह्मण है, और ये दोनों से ही हेट करता है। राजपूतों पर भी इसका ट्वीट जो है वो देख, अब ये है ना, मेरे को टोटल पूरा कम्युनिस्ट माइंडसेट लगता है। जब आप ये फिल्म संस्थाएं जो है ना, जो अब पता नहीं कौन सी संस्था है ये, जिसमें ये ड्रामा वाली कौन सी एनएसडी जैसी संस्थाओं में मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी, वो एनएसडी से निकला हुआ है, तो वो बता रहा है कि भाई वहाँ पर आपको जाते ही सबसे पहली चीज़ दिखाते हैं, वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो सबसे ज़्यादा चलती है, राम के नाम पर। भाई मैं जब जर्नलिज्म पढ़ रहा था, पहले दिन जो फिल्म दिखाई गई राम के नाम पर, जो कम्युनिस्ट एजेंडा है ना, उसमें ब्राह्मण है सबसे बड़ा शत्रु। हाँ जी। उन्होंने इस चीज को सीधा अंग्रेजों से ले लिया। अंग्रेजों के समय में भी, जब एक समय ऐसा था जब अंग्रेज यहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज बहुत चलाते थे, 1857 के बाद उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मतलब
चलता होगा बट वो बहुत नॉर्मल स्केल था, उसका स्केल उतना बड़ा नहीं था। मतलब पहले तो वो आए ही इसी काम के लिए थे, फिर बाद में वो बिजनेस पे लग गए। 1857 से पहले ये बहुत बड़े स्केल पर चलता था। और ये रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें स्पेसिफिकली ये बोला जाता था कि ये जो ब्राह्मण है ना, जब तक इनको आप शत्रु नहीं बना दोगे तब तक आप बाकी जो लोग हैं और उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेंट जेवियर गोवा में था, उसने बोला कि अगर इस देश में ब्राह्मण नहीं होते तो हम इस पूरे देश को क्रिश्चियन बना चुके हैं। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स हैं। इवन जो ये आर्यन द्रविडियन डिवाइड वगैरह, उसमें भी ये ब्राह्मण हेट का बहुत बड़ा छौंका है। ये जो पेरियार वेरियार पैदा हुए हैं ना, ये सारे अंग्रेजों की औलादे हैं। अंग्रेजों ने जो आइडियोलॉजी, एक बंदा था उसने 1817 में एक बुक लिखी, उस बुक का एक वृहद रूप 1856-55 के करीब आता है, जिसमें स्पेसिफिकली ये बोल दिया जाता है कि जितनी भी द्रविडियन सो कॉल्ड लैंग्वेज, मलयालम, तेलुगु वगैरह जितनी भी है, इनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट ये था। दूसरा, ये ब्राह्मण जो हैं ये अलग हैं। यहाँ के लोगों का जो रिलीजन है वो शैविज्म है, जो आप ये इसकी कमल हसन की फिल्मों में देखते हो ना, वैष्णव और शैव वाला वो जो वॉर दिखाते, यहाँ के लोगों का रिलीजन शैविज्म है, ये ब्राह्मण अलग है। दूसरा एजेंडा ये था। इन दोनों एजेंडाज को लेकर जो छौंक बना वो ये आज डीएमके है। तो ये पूरा जो हेट है ना ब्राह्मणों की, ये वहां से निकलती है। इसको 1920 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह बनी है, ये कौन सा रॉय था, वो जो भी था, वो प्रॉपर ब्राह्मण हेटर था। खुद आई थिंक खुद ब्राह्मण था। वहां से इन्होंने निकाला है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आगे इस पूरे एजेंडे को लेके गई है, उसी अंग्रेजी एजेंडे को। और ये जितनी भी फिल्मी संस्थाएं हैं ना, राइटर्स एसोसिएशन, जो क्या नाम लिया था, एनएसडी, और ये, इनमें सब कुछ कम्युनिस्ट एजेंडा पढ़ाया जाता है। तो ये सब कुछ जो है वहाँ पे भर जाता है। और ये तो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था, जैसे ये फिल्में बनाता है उसके हिसाब से पता चलता है ना आपको। तो ये पूरा नैरेटिव वहाँ से निकल के आता है। आपको बता दिया जाएगा इन्होंने तो 5000 साल पानी नहीं पीने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने। तो भाई आपके दिमाग में जब ये सब घुसा दिया जाएगा ना, पूछता नहीं बिना पानी अभी जिंदा कैसे रहे यार। अभी इसका इतनी जनसंख्या तुम्हारी मेंटेन कर, कुछ तो मरते यार। सत्यजीत रे की बात कर रहे हैं 90%, राइट, आज भी बोलो 90%। ऊपर से क्या है कि ये सही है, ऊपर से क्या है कि ये ना डेटा के अनुसार भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो जितने गुरुकुल थे ये सब में यही लोग पढ़ा करते थे। वो क्या था कि जो ये 1822 के करीब अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट्स निकाली हैं, क्योंकि जब ये चार्टर्ड एक्ट आया 1813 में, उसके बाद उन्होंने कहा कि या 2 डिवीजन थी, एक ने कहा कि इनको अंग्रेजी में पढ़ाओ, दूसरे ने कहा इनको बाकी लैंग्वेज, इनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ। तो 1822 में जो डेटा निकाला गया है, उस डेटा में स्पेसिफिकली सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि ब्राह्मण कितने हैं, शूद्र कितने हैं, और शूद्र जो हैं वो ब्राह्मणों से 4-5 गुना ज्यादा हैं। इवन जो ब्राह्मण टीचर हैं उनसे अधिक शूद्र टीचर हैं वहां पर। ये मद्रास प्रेसिडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये थ्रू आउट इंडिया है। मद्रास प्रेसिडेंसी में टोटल जो स्टूडेंट्स थे उनका मतलब 70,000 स्टूडेंट्स जो थे वो शूद्र थे, 72,000, और ब्राह्मण थे 30,000। अब देख लो, अब बिहार में भी यही था, बंगाल वाले, राइट, पंजाब में भी यही, पंजाब में भी यही था, लड़कियां भी पढ़ने जाती थी। तो ये सब है ना कि फलाना ने पहला महिला स्कूल, ना भाई फर्जी बातें, मतलब छोड़। खैर आप लोग को जो गाली दी गई उस पर बात की। अब इसमें ना एक दो चीजें और बोली है कि जो ब्राह्मण हैं वो आलसी होते हैं, और ब्राह्मण एक वर्स्ट टाइप ऑफ, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये भी बोला उसने, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को पढ़ने भी नहीं दिया, और खुद कुछ करते नहीं और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया यार? ना देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बन गया राजा? बिल्कुल। और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश जो था वो था नाई। हाँ, तब सोचिए, नाई वाज द किंग। वो तो सोचो, वो अशोक का पिलर उलर मिल गया 100-150 साल पहले, नहीं तो ये लोग तो कुछ और ही चलाते रहते। हाँ, इनका अलग ही। और ये जो बोल रहे हैं ब्राह्मण कुछ नहीं करते, ब्राह्मण ये नहीं करते, भाई इस देश में आज तक करीब 30 के करीब जो है वो आर्मी चीफ रहे हैं। 24 नहीं 24 नहीं, बिल्कुल नहीं, 24 नहीं है, करीब 30 ही हैं। वो बढ़ गए, वो आई थिंक वो पुराना हुआ। 30 के करीब जो आर्मी चीफ रहे हैं उनमें से 11 या 12 जो है वो ब्राह्मण ही रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ना, कितनी परसेंट है?
3 या 4% पॉपुलेशन है बस, Pew Research और ये के हिसाब से करीब करीब 4%। 30 से वो तो 35% दबा आर्मी के चीफ। पहुंच गए ना ऊपर वाले पोजीशन पे, तो ब्राह्मण पहुंच ही जाता है। मेन लड़ाई जिसको करनी है वो तो सीधा सेनाध्यक्ष बना दिया गया अच्छा, द्विवेदी जी को। तो फिर भाई उसकी बात करते हैं। गैलेंड्री अवार्ड किसको सबसे ज्यादा मिले? 219 मैनेज कर लिया ना भाई, सब कुछ खरीदा हुआ है। ब्राह्मण हो यार, खरीद अब आप लिया देखो तुम ना, लोगों जितने ने। जज बन रहे हैं हाँ। सारे के सारे ब्राह्मण हैं। तब वो किस तरीके मीडिया से में बन सारे रहे हैं? ब्राह्मण हैं। मीडिया में सारे ये ब्राह्मण हैं। राजा बोलते हैं कुछ कर आपने नहीं रहे। परमवीर चक्र दिए हैं, मतलब हिंदुस्तान ने जितने परमवीर चक्र दिए हैं ना, एक ही आदमी को मिला आज तक, अब्दुल हमीद को। बाकी परमवीर चक्र सब झूठ का मिला हुआ भाई। उसमें 20% ब्राह्मण है परमवीर चक्रों में। गैलेंड्री अवार्ड्स की बात वो करते तो हैं। ऐसे ही देखो आलसी थे ना, घर बैठे बैठे मिल गया उनको। हाँ, वो बिल्कुल। घर बैठे बैठे मिले हैं। गैलेंड्री अवार्ड्स की बात करो तो 16% ब्राह्मण हैं। और एक्चुअली घर में बैठे ना मिला क्या है। है, देखो ये जो है साइंटिस्ट में भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं। इसमें अरे और- भाई, और ये तो इंडिया को आज तक 9 नोबेल प्राइजेस मिले हैं, जिसमें से 8 ब्राह्मण हैं। नहीं आप आप ये पढ़ाई पे तो आप लोग का वो चंद्रयान था। मंगलयान आप दूसरे को पढ़ने ये ही नहीं मूल दिया ना। निवासी अपने कंधे पे लेके गए थे भाई साहब। इस सैटेलाइट नहीं गया था, मूल निवासी लेके। अम्बेडकर जी लेकिन को 38 डिग्री है, उनको नहीं मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज। नहीं 72 है डिग्री 72 है। 72 है, बढ़ गया होगा पिछले अरे बार। हर साल बढ़ जाते 2-4 हर साल बढ़ती है। उनको नहीं, Actually did he 9 not है। deserve it? नोबेल प्राइज वो डिजर्व नहीं करते थे। नहीं करते थे। नहीं लेकिन नहीं, वही नहीं, है। नहीं, नोबेल प्राइज अंबेडकर जी को डिजर्व करता था। वही हाँ, वही उस अवार्ड का नाम बदल करके अंबेडकर अंबेडकर अवार्ड award होना हाँ, चाहिए। वही। खैर जो अभी बहुत हमारे सारे लोग कहते हैं कि अल्फ्रेड अंबेडकर नहीं, अल्फ्रेड अंबेडकर नहीं, भीमराव अंबेडकर अवार्ड। यस जैसे हमारी सेना है, मोदी जी हमारे एक शुरू करेंगे, कर उसका सकते हैं दाम एक अवार्ड। ज्यादा रखेंगे। हमारी जो सेना है, हमारी सैनिक है, हमारे सेनाध्यक्ष हैं, मैं नहीं मानता कि उनको किसी जाति में किसी उसमें हमें तोलना चाहिए। बट जब आप ऐसी बातें कर रहे हो ना कि बोलना ब्राह्मण पड़ता कुछ नहीं करते, ब्राह्मण का योगदान कुछ नहीं है, तो भाई नहीं मैंने बता दिया ना आपको, मूल निवासी सैटेलाइट लेते हैं, कंधे पे उठाते हैं और ग्रह पे छोड़ के आते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं। ब्राह्मण थोड़े ना वैज्ञानिक है बटन दबा के उसको भेज रहा है वहां पे। अच्छा चलो, ये तो भारत की बात हो गई। नेपाल में जो यूपीएससी होता है वहां का, उसके लिए ना वो रेकमेंड करते हैं, जो रिकमेंडेशन थी मेरिट के ऊपर होती है कि इतना स्कोर करोगे, इतना ये करोगे, इतना ये करोगे, तो उसमें 70% ब्राह्मण थे। हम तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी बाहर के देशों के अंदर इंजीनियर डॉक्टर और हैं, ये सब, हाँ, इंजीनियर हैं, समझ सब गया। सवर्ण हैं। और भाई कारण तो ये यार, नहीं है आरक्षण से त्रस्त आप होकर मुझे के भागे नहीं, हैं। एक मिनट, एक नहीं अच्छा आप ये बताओ कि आदमी कमर में झाड़ू बांध दिया, एक तरफ मटकी, हाँ ये लेकर हवाई जहाज पे आप चढ़ने दोगे? जब हवाई जहाज पे ये आदमी नहीं चढ़ पा रहा है ऐसे में, तो पढ़ेगा क्या, आगे जाएगा इंजीनियर कैसे काबिलियत चाहिए बनेगा? होती है। अंबेडकर भी गया था, उसने तो झाड़ू बंदी थी। मेरिट इज ले मुत दिया तेरे मेरिट पे। नहीं उसका मेरिट बाप कुछ होता सूबेदार ही था, नहीं है। बाबा उसका सरकारी नौकर था। अंबेडकर कैसे चला गया विदेश पढ़ने के लिए? वो ब्राह्मण भाइयों ने मदद कर दी ना, नहीं उसको झाड़ू की नहीं बंदी। उसकी नहीं बांधी होगी यार। आप ऐसे टफ क्वेश्चन, तथ्य मत बोलिए नहीं उसका हंडी क्यों नहीं बांधी, उसके झाड़ू क्यों नहीं बांधी? फैक्ट पे बात, खाली इमोशन पे बात होगी, खाली जज्बाती होके बातें करनी है। यहाँ खाली जज्बात होगा आपका। अभी यहाँ पे जो टॉप 10 यूएसए की टॉप 10 कंपनी है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं, हाँ, उनमें से 7 में इंडियंस हैं, हाँ। जो टॉप लेवल पे हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वहां का वो इंडियन है, और 7 में से 4 ब्राह्मण हैं। आप अपना गोत्र भी बता दो, भारद्वाज गोत्र का कितना वो भी बता ही दो। ये तो बता देंगे। तो बिठाक जलील किया जा रहा है यार हम लोग को। मूल निवासियों हम को। लोग- मतलब आदमी ने मेहनत की है। 16% गैलेंट्री अवार्ड, हाँ। 20% आर्मी चीफ। हमें बैठ के एक दिन निकालना पड़ेगा कि हम भाई लोग साहब अपने 20% नहीं जाति है, 40% के आसपास है ये आर्मी कि चीफ। अजीत जी ये एक बहुत बड़ी कलाकारी है कि 3000 साल तक आप बिना पानी पिए रह लो। ये तो भाई शेरनी का दूध पी रहे थे ना। भाई साहब, ऊँट- शिक्षा शेरनी का दूध है। उसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पाए। भाई साहब ऊँट आया, ऊँट कह रहा था कि तुम्हारी थैली मेरी थैली से बड़ी कैसे है? हाँ बड़ी है, हाँ, तो वही है बात। वो बड़ी है। और ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ इसलिए और है ये कि भाई 3000 साल में जो 3000 साल में शोषण तब हुआ है जबकि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध थे जो कि मूल निवासी थे, हाँ, मूल ब्राह्मण नहीं थे वो, क्षत्रिय भी नहीं थे, कुछ नहीं थे वो। फिर 2250 साल पहले सम्राट अशोक का शासन था। रावण भी तो मूल निवासी सुना नहीं मैंने। वो तो था ही। उसने 85,000 ये स्तूप बनवाए, लेकिन साले ने 2 कुएं ने खुदवाए।
ये उसके बाद में है ना, और वो मूल निवासियों का बाप है। हाँ, उसके बाद में मौर्य वंश आया, हाँ, उन्होंने सैकड़ों साल राज किया। हाँ। उसके बाद में पाल वंश आया, गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त आया, हाँ। पाल आया, 12वीं शताब्दी तक वे रहे, हाँ। लेकिन सालों को पानी नहीं पीने दिया। टेक्नोलॉजी नहीं दी ना ब्राह्मणों ने खोदने का। अच्छा, राजा ऐसे ही बने बैठे रहे। अपना आपस में किले में पानी खोद लो। 12वीं शताब्दी के बाद में मुसलमान आ गए, उन्होंने फिर ये मारे, अफगानिस्तान से मार के भगाए। हाँ, फिर उसके बाद में अंग्रेज आ गए, लेकिन 3000 साल तक पानी नहीं पीने दिया ब्राह्मणों ने। ये तो है, ब्राह्मणों के पास टैलेंट तो है भाई। अच्छा, देखो आप 5000 साल पहले भी 3% थे, अब ब्राह्मणों और ने- साढ़े आज भी 3%, और वे 90% थे, और आज भी 90%, और 3% है 90% की लेनी कर रखी, और आज भी लेनी कर रखी, अरे और यार। बस वो यही चिल्ला रहे कि हमारी ले ली, हमारी ले ली। आप तो यार फैक्ट पे बात कर रहे हो ना, फैक्ट पे बात करना ही नहीं। आप ये देखो, मुसलमानों के लिए क्या देते हैं कि मुसलमान तो माइनॉरिटी है, 100 करोड़ हिंदू है, इनके ऊपर क्या ये कुछ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? तो भाई 3% ब्राह्मण ने कैसे कर लिया? नहीं, उनके पास टैलेंट है। ना उनके पास वो है यार, टेक्नोलॉजी सारी आपके पास अभी है, देखो ना, इससे ये अब गलत जो बात है। भगीरथ था, भगीरथ ओबीसी था या SC ST ऐसा बना दिया गया आजकल, हाँ, उसको मैनेज कर लिया ब्राह्मणों ने पानी उतारने के लिए, हाँ। उसको तपस्या करवा दी, और हनुमान- फिर गंगा पर अधिकार अपना कर लिया। हनुमान जी सलमान के भाई हुए, है ना, हनुमान, मतलब उसी सलमान, बोले yes। सम्मान है ना दोनों में, हाँ, भगवंत हाँ। मान, नहीं, बब्बू मान भी है। अब अबू मान और ये सारे जो होते तो हैं। बहुत सारी चीजें हैं खैर, जिन पे आप एविडेंस पे बात नहीं कर सकते। हाँ, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई देखो, महात्मा बुद्ध तो बताया जाता है मूल निवासियों का है, फिर सम्राट अशोक भी इन्हीं का है, फिर मौर्य, गुप्त, पाल सभी नहीं के रहे, सातवाहन, हाँ, है ना, सबके सब बौद्ध रहे, पल्लव, हाँ, लेकिन भाई साहब पानी नहीं पीने दिया, पानी पानी नहीं पीने दिया ब्राह्मणों ने, और वो खाली- 3% खाली कुएं से पानी पीते थे। मेन बात ये, नदी से नहीं लेते नदी थे। से नहीं पी सकते आप, नदी में यार नहर पानी से नहीं बहता पी रहता सकते है, आप। पकड़ नहीं पा रहे हो ना। हाँ, नदी में पकड़ नहीं पा रहे। ठहरा हुआ रहे तो आदमी, Yes। जैसे ग्लास में हम एक ऐसे करके एयर बेंडर होता है, वाटर बेंडर, ऐसे करते आप पी नहीं पाओगे। नहीं नहीं नहीं। ग्लास में ठहरा हुआ पानी चाहिए। अच्छा अजीत जी, एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको। मजेदार ही तो बातें हो रही हैं आपको। ब्राह्मण मजदूरी नहीं करता था, हाँ। तो ब्राह्मण अपना कुआं नहीं खोदता था, हाँ। वो दलित से खुदवाता था, हाँ। लेकिन दलित अपना कुआं नहीं खोद सकता था। कृष्णा जी भाई, आप घर बनाने के लिए नक्शा आर्किटेक्ट देता है, हाँ। मैसन जो है काम करता है मिस्त्री। हाँ, मिस्त्री को जब तक नक्शा नहीं तो ईंट जोड़ नहीं सकता ना, नक्शा में लिखा रहता है ऐसे ऐसे। लेकिन ब्राह्मण उसको छूत मानता था, लेकिन उसको खोदते हुए कुएं से पानी पीता था। पानी जो ही निकला ना, हाँ। ग्लास से फेंक देता था पानी, अच्छा। गंगा जल मारा, शुद्ध हो गया, उसके बाद पी लिया। और फिर ऊपर उनको क्या ऊपर से पिलाता था? निकाल के बाहर उनको क्या फेंकता पिलाता था? शेरनी का दूध, अच्छा, शेरनी का दूध। शिक्षा शेरनी का दूध, अम्बेडकर जी बोलते थे। मुझे लगा कुछ और गर्म पानी पिलाता था। उन्होंने जो है वो अलग अलग जगह पे, ये सब गलत बात हो रही है यहाँ पे। इसी के साथ जो है मैं चाहूँगा कि चलिए, आरंभ हमने जहाँ से किया था वहाँ से यहाँ तक आया। और एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, एक तो अंकुर भाई की पुस्तकें खरीदिए, क्योंकि एक तो हो गया कि चलो आइडियोलॉजिकल लेवल पे हमें इस तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह है, और दूसरा ये भी है कि आर्थिक रूप से भी उन हाथों को सशक्त कीजिए जो आपके लिए अजमेर में जाकर के केस लड़ रहा है, लाखों रुपये का खर्चा हो रहा है। तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से और अन्य लोग भी जो भी देखते हैं, मैं यहाँ पे अंकुर भाई का QR कोड लगा रहा हूँ, तो इनको अधिकाधिक जितनी आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं वो अवश्य कीजिए, ताकि आपकी बात, हमारी बात, नैरेटिव की बात जो है वो लगातार सामने आती रहे, उसके लिए हम लोग सक्षम होके लड़ते रहे। जी। तो आज खाली इन्हीं का QR कोड चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। चैनल के तो लग सकते हैं। नहीं कोई नहीं, चाहे आपका ही नहीं, चलेगा। कुछ चलेगा, और आपका बाकी नहीं, क्या है आपका ना, ये जो चलेगा। पुस्तक है, इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ। ये पुस्तक आपसे बात करती है, तो इसको अवश्य पढ़िए। और बाकी अगर आपको QR कोड से समझ में नहीं आ रहा है तो भाई की शर्ट में मेरा शर्ट स्कैन इसको भी स्कैन कर सकते हैं। हाँ, चलिए तो अब समापन करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।